हेलो एवरीवन, बेटा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें। और आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं अपनी कॉपी साथ रखिए, साथ में नोट्स बनाइए, और जो बच्चे बाद में बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूं, जैसे कि होमवर्क आपने किया कि नहीं किया, आपकी क्या परेशानियां बैच को लेकर है। क्योंकि बेटा हमारा जो मोटिव है आपको पढ़ाना है और प्रॉपरली गाइड करना है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है। तो वो रोल हमारा हमेशा रहता है आपके लिए, और सही तरीके से गाइड करना चाहते हैं। तो अभी बेटा बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जस्ट बैच ज्वाइन किया है, उनके लिए सजेशन ये है कि कोई एक चैप्टर जो करंट चल रहा है उसको पकड़ लो, अपना एक शेड्यूल बना लो कि करंट के साथ डेली आपने थोड़ा थोड़ा बैकलॉग कवर करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा। आप स्लो पढ़ते हैं तो आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो बैकलॉग को एक टाइम दे दो कि अगर 3 चैप्टर हैं तो आपका मैक्सिमम 3 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 4 चैप्टर हैं तो 4 वीक टाइम लगेगा बेटा। मतलब अगर मैं कहूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो फिजिक्स के 3 हैं, बायो के 3 हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं, तो फिर 1 महीने में कोशिश करो इन सबको करने की। इससे ज्यादा समय मत लेना, और धीरे धीरे करोगे तो होगा, एक बार में नहीं होगा। दूसरा बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व नहीं करते हैं। उनको बेटा ये वार्निंग है, एक अलार्म बेल है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और डीपीपी सॉल्व नहीं करते, वेट करते हैं कि हम लास्ट में करें या शायद ना करें। तो ऐसा प्लीज मत करिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और फटाफट से बेटा चीजें जो हमने आज कराएगा, प्लांट ग्रोथ डेवलप रेगुलेटर हम पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स के बारे में आज की हमारी पढ़ाई रहेगी। जो हॉर्मोन्स है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ बेटा डाउट्स मैंने ले लिए थे कि जैसे एक बच्चे ने पूछा था, सर इनडेटर्मिनेट और डेटर्मिनेट दोनों होती है क्या? एनसीईआरटी ने दोनों लिखा हुआ है। एक्चुअल में इनडेटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड, डेटर्मिनेट का मतलब होता है लिमिटेड। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, दोनों को ही बता दिया, और उसने दोनों ही बताया है। जैसे मान लो प्लांट में इनडेटर्मिनेट है, पर किसी ऑर्गन में हमारे पास डेटर्मिनेट ग्रोथ होती है, ऐसा एनसीईआरटी ने दोनों के लिए प्रॉपरली बोला है। दूसरा बेटा हमारे पास आज का होमवर्क जो रहेगा, आपने एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी रिवाइज करनी है ना बेटा, आपने नोट्स मतलब इसके जो प्रिपेयर कर रहे हो नोट्स रिवाइज करो। और आपको जो डीपीपी आती है, जैसे अगर डीपीपी 1 अगर किसी ने नहीं बनाई, 2 और 3 अगर आपको आज मिल रही है तो 3 भी आपने बनानी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके साथ आप पुराना क्या रिवाइज करोगे, मेरे हिसाब से आपको एक बार रेस्पिरेशन फिर रिवाइज कर लेना चाहिए। थोड़ा सा अपने नोट्स की तरफ ध्यान ले जाओ, और क्रैब साइकिल और ईटीएस खासकर एक बार रिवाइज करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। हाँ, ये डाउट थे बेटा इनडिटर्मिनेट डेटर्मिनेट। हाँ, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है? मैं बताता हूं ओपन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरे पास डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल मान लो यहां प्रेजेंट है, तो यहां से वो लीफ बनाते हैं ग्रो करते हुए। अगर वो इधर प्रेजेंट है तो यहां से ब्रांच बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन ओपन का मतलब यह है कि डिवाइडिंग सेल कुछ भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। प्लांट डिफरेंशिएशन ओपन का मीनिंग है कि डिवाइडिंग सेल इज ओपन टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ परमानेंट सेल, बट क्या बनाएंगे ये लोकेशन डिपेंड करेगी कहां पर वो है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, हमने एक बच्चे ने पूछा था कि सर जो इंट्राफेसिकुलर है क्या वो प्राइमरी है? बिल्कुल प्राइमरी है। फेसिकुलर या इंटरफेसिकुलर एक ही बात होती है, और वो मेडुलरी रेस की डी डिफरेंशिएशन से बनती है। एक समझदार बच्चा कह रहा था सर एनाटॉमी चल रही है कि पीजीआर चल रहा है, उसमें एनाटॉमी थोड़ी सी आई है, तो बता दिया आपको, है ना, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है, मैं कुछ ही का नाम लिख पाता हूं। स्वास्तिक, दिव्या, नीलम राजपूत, आरजू यादव, दर्पण, दिलबर, कायनात, गायत्री, भुवयान, दीपाली, मोहम्मद इब्राहिम, रविंद्र, राहुल, ज्योति, रितिका। एक बच्चा लियो लियो है, कुछ बढ़िया मेरे बारे में लिख रहा था, पोयम टाइप की चीज। एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, रिसेंट टाइम में जब से हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा मैसेज भी भेज देते हैं, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू। एक स्केच बनाते हैं। अब मुझे बताओ, स्केच बनाने में 2 घंटा लगाया, यार पढ़ लेना भाई, 2 घंटा पीजीआर रिवाइज कर, मिनरल न्यूट्रिशन याद कर ले, ठीक है। मेरे लिए स्केच तब बना जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच और सर को अपने पहले स्टेथोस्कोप की एप्रॉन की फोटो खींच के भेज कि सर ये आपके लिए, मतलब ये आपने हमें
पढ़ाया ये आपके लिए, मतलब एक फोटो खींच के भेज अपने एप्रॉन की जो आपको मिलेगा, या आपका पहला स्टेथोस्कोप होगा, या आपकी कभी पहली पोस्टिंग क्या होती है बेटा, आप फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल जाते हैं ऐसी पहली पोस्टिंग आपको मिले, उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको एक शेड्यूल मिलेगी आपकी इतनी, उस पोस्टिंग की फोटो खींच के भेजो ना, वो बेटा हमारे लिए रियल मतलब प्राउड मोमेंट होता है। अभी आप मेरे स्केच भेजोगे उससे क्या फायदा होगा, है ना, कहीं पे भी भेज देते हो इंस्टाग्राम पे कहीं पे, उसका फायदा क्या हो रहा है, समझ रहे हो। हम बेटा अभी आप समझ रहे हो हम एक बहुत बड़े गोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये छोटी चीजें मत करो अब, है ना, आप एक समझदार बच्चे की तरह एक्ट करो, है ना। हमें फैन बेटा, फैन कूलर एसी ये नहीं चाहिए, हमें एक मतलब डिसाइपल टाइप के बच्चे चाहिए जो टीचर को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं और पढ़ते हैं, और अपने लिए मतलब पढ़ किसके लिए रहे, हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक तरीके से पीडब्ल्यू के लिए। इस तरीके के बच्चे बेटा चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। ग्रोथ आपको बताया था इरिवर्सिबल होती है, क्वांटिफाई कर सकते हैं, कॉन्स्पिक्युअस होती है, एनर्जी चाहिए, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों होता है, ये ग्रोथ की बात होगी। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट दोनों होती है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है, प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। एक नई लाइन ऐड कर दी, प्लांट डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है। ओपन का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, आपकी बोन मैरो के सेल्स जो हैं वो सिर्फ ब्लड सेल्स बनाते हैं, क्या वो आपके हेयर सेल बना सकते हैं? नहीं। तो आपके यहां जो डिफरेंशिएशन है वो ओपन नहीं है, क्लोज हो चुकी है, फिक्स हो गया है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा। लेकिन प्लांट में लोकेशन के हिसाब से कुछ भी बन सकता है। तो हाउ टू मेजर ग्रोथ, हमने कहा था ग्रोथ में एक्चुअल में सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, और प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को मेजर करना डिफिकल्ट काम है। तो उसके प्रोपोर्शनल पे लेंथ बढ़ना, साइज बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना, इसको मेजर करते हैं। फ्रेश वेट, ड्राई वेट, इन चीजों को मेजर करते हैं ना, वॉल्यूम वगैरह। दूसरा फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या बताए थे, मैंने कहा था सिंगल सेल में अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज हमारे पास क्या होता है बेटा, एक फेज होता है मेरे पास जिसमें हमने बोला था मेरिस्टेमेटिक फेज के सेल आपको फीचर बताए थे। इलोंगेशन का मतलब साइज बढ़ता है, और मैच्योरेशन में क्या होता है, सेल परमानेंट हो जाता है। जब सेल मैच्योर होता है तो एक परमानेंट सेल बनता है, जिसका मतलब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और वहां डिपोजिशन होती है। अब एक बच्चा कहता है सर डिपोजिशन क्या होता है, डिपॉजिट करना समझ में आता है, कहीं कोई चीज इकट्ठी करना, पर ये डिपोजिशन अंदर से हो रही है, सेल अंदर से कुछ बना रहा है। तो डिपोजिशन किस केमिकल का होगा उसके हिसाब से परमानेंट सेल बनता है। उसके बाद अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, एक सेल से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, ये कहां होती है, रूट की ग्रोथ को कह रहे हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, 1 से 2, 2 से 4 सेल, 4 से 8, इसका मतलब हर एक सेल अगर डिवीजन कंटिन्यू रखता है तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन अलग थी, अर्थमेटिक की अलग थी। अर्थमेटिक की थी LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, और ज्योमेट्रिक की थी WT इज इक्वल टू W0 E की पावर RT, है ना, ये था हमारे पास। फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ क्या था बेटा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कहना क्या चाह रहा हूं, एक बच्चे ने पूछा सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे पास एक पेन है, आपको मैं 2 पेन दिखाता हूं। देखो इधर मेरे पास ये 2 अलग, मान लो ये एक है, ये देखो ये 2 है, अलग अलग चीजें है ना, एक कैप है। इसकी ग्रोथ हो, इसकी ग्रोथ हो, मान लो इसकी ग्रोथ भी इतनी बड़ी हो जाए, इसकी भी, तो जितनी एग्जैक्ट ग्रोथ हुई दोनों की उसे एब्सोल्यूट ग्रोथ कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, इसमें अगर इतनी ग्रोथ होगी तो इस पूरे प्रीवियस साइज के कंपैरिजन में हो सकता है 1/4 बड़ा हो, और इसकी अगर मैं इतनी ग्रोथ करा दूं तो ये तो जस्ट डबल हो गया ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, देखो इतना इतना दोनों में बड़ा, लेकिन रिलेटिव क्या है, ये तो जस्ट डबल हो गया, इसमें रिलेटिव क्या है, इसमें थोड़ा सा बड़ा। तो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ इज, ये हमने लीफ को लेके बताया था आपको। उसके बाद हमने कहा था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्राइमरी मेरिस्टेम में होती है, सेल परमानेंट बन जाता है। कोई भी परमानेंट सेल जैसे कि कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेस, उसकी डी डिफरेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम और क्या बनती है, वास्कुलर कैम्बियम। और री डिफरेंशिएशन किसकी होती है बेटा, परमानेंट सेल की होती है। तो सॉरी, डिवाइडिंग सेल की री डिफरेंशिएशन होती है कौन सी मेरिस्टेम, सेकेंडरी की। तो मेरे पास परमानेंट सेल बनते हैं जैसे सेकेंडरी, कॉर्टेक्स और ये सारा। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली होता है। हेट्रोफिली और प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी होता है बेटा सबसे पहले एक डेवलपमेंट टॉपिक होता है। डेवलपमेंट में ग्रोथ है ना, डिफरेंशिएशन सब आ जाता है। सेनिसेंस मतलब ओल्ड होना, ग्रोइंग ओल्ड इज सेनिसेंस।
और प्लास्टिसिटी क्या होता है, एक प्लांट की या कोई भी सेल है या प्लांट है उसकी लाइफ में डिफरेंट फॉर्म आना, फेजेस आना या डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन या उसकी डेवलपमेंट का पार्ट हो, इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी के दो एग्जांपल बताए थे, एक एनसीईआरटी में है, एक इटियोलेशन है और एक हेट्रोफिली है। इटियोलेशन होता है कि सीड के जो वो हैं वो सफेद रह जाएं, व्हाइट रह जाएं, उसे हम इटियोलेटेड सीड कहते हैं। इटियोलेटेड मतलब व्हाइट रह गया। और प्लास हेट्रोफिली क्या होता है, दो अलग अलग टाइप की लीफ। नॉर्मली धनिये में बेटा दो अलग अलग टाइप की लीफ नॉर्मली उसमें बनती ही है, वो उसके डेवलपमेंट का पार्ट है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और एक प्लांट है बटरकप जिसे रननकुलस कहते हैं, उसे पानी में रखते हैं या लैंड पर रखते हैं, प्लांट अलग अलग बनता है ना। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे और हमने आपको डेवलपमेंट पढ़ा दिया। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में मैंने क्या बताया था आप याद करो। मैंने आपको जब कंडीशंस ऑफ ग्रोथ बताई थी तो पानी बताया था, टेम्परेचर बताया था, लास्ट में मैंने ग्रेविटी बोला था। ग्रेविटी बेटा अपना इंपैक्ट डालती है रूट और स्टेम पे, लीफ पर ऐसा सच नहीं डालती, तो उसी के हिसाब से होता है ग्रेविटी का, है ना। उसमें कुछ ये नहीं कि आप मीनिंग निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो अगर मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, देखो आपने टॉपिक पढ़ चुके हो ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब आप क्या कर रहे हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक प्लांट हार्मोन से कैसे जुड़ेगा ये आपने समझना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एक है बाहरी फैक्टर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है आउटर फैक्टर्स हैं ये। इसमें क्या क्या आ जाता है, टेम्परेचर आपको पता है, यहां आपने पानी पढ़ लिया था, यहां आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए थे। प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट शब्द का मतलब आपको पता है मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा आपने बेटा और क्या देख लिया था, मान लो ग्रेविटी वगैरह की हम बात कर लेते हैं या CO2 की बात कर लेते, दे ऑल आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर ना, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या मतलब होता है, ये कोई प्लांट है, ये फैक्टर इस प्लांट के अंदर है, अंदर है। अंदर में कैसे हैं देखते हैं जरा। अगर इस प्लांट को मैं देखता हूं, ये प्लांट के अंदर है, तो अंदर में कैसे होते हैं। मान लो मैंने ये प्लांट सेल बना दिए, दिस इज प्लांट सेल, ये मेरे पास प्लांट सेल्स हैं, देखो ध्यान से, ये मेरे पास प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, मैंने ऐसे बना दिया, प्लांट सेल और न्यूक्लियस बना दिया। ध्यान से देखना बेटा, तो मेरे पास ये सारे प्लांट सेल्स हैं और इसमें मेरे पास ये चीज न्यूक्लियस है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है इंटरनल। अब वो दो तरीके के होते हैं। पहला मेरे पास कुछ केमिकल्स होंगे, ये केमिकल्स हैं जो सेल्स के बीच में काम कर रहे हैं, मतलब इन सेल्स पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो वो केमिकल्स जो इंटरसेलुलर है, इंटरसेलुलर समझ में आता है बेटा, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर है ना, वो केमिकल्स जो इंटरसेलुलर है। ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स। तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, वो कौन से फैक्टर में काउंट होते हैं, समझ लो ध्यान से। प्लांट हार्मोन्स काउंट होते हैं वो केमिकल्स हैं जो इंटरसेलुलर है, सेल्स के बीच में है बेटा, सेल्स के बीच में है ना, सेल्स के बीच में है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या, इसके बीच में हमारे पास इनसाइड न्यूक्लियस मेरे पास जीन है ना। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं सब कुछ दूं तो ग्रास का पौधा क्या बरगद जितना बड़ा हो जाएगा, आप बताओ, नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीन्स भी हैं जो कंट्रोल करती हैं, और जीन्स क्या है, बेसिकली इंट्रासेलुलर है, दीज आर इंट्रासेलुलर। तो आपने एक बात सीखी, आपने ये सीखा कि इंट्रिंसिक फैक्टर दो तरीके के हैं, एक जो इन सेल्स के बीच में काम कर रहे हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और ये वाले फर्स्ट हो गए। सेकंड हमारे पास क्या हो गए, जीन्स हो गए जो इंट्रासेलुलर है। तो आपसे अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक कौन सा है, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से हैं, तो आप कहोगे हाँ जीन। और आपसे कोई कहे इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं, उसमें आप लिखोगे हार्मोन्स। तो हमें बेटा सेकंड वाले पे ज्यादा फोकस करना है, हमने सेकंड वाले पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है और इसी को पढ़ना है। तो आपके पास एक्सट्रिंसिक के बारे में हम बता रहे हैं और इंट्रिंसिक के बारे में हम बात करेंगे। क्या ये क्लियर है, आप सोच लो ध्यान से।
एक्सट्रिंसिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। इंट्रिंसिक में दो फैक्टर हैं, एक हार्मोन्स हैं जो सेल के बीच में केमिकल मूव करते हैं और सेल्स पर इंपैक्ट डालते हैं, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, दे आर इंटरसेलुलर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा मेरे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होती हैं जो चीजों को कंट्रोल करती है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि भाई क्या घास का पौधा, ग्रास का प्लांट बरगद बन जाएगा क्या, बेनियन ट्री बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जीन्स में ही नहीं है। तो जीन्स भी कंट्रोल करती हैं ग्रोथ को। तो हमारा जो चैप्टर है वो इस पर मूव करने वाला है, प्लांट हार्मोन पर, है ना। प्लांट हार्मोन पे अब मूव करेगा, जिन्हें हम एक कॉमन नाम देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम एक्चुअल में क्या नाम देते हैं? प्लांट हार्मोन्स, या हम एक और वर्ड यूज करते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स कहते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स की हम बात करते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स की हम बात करते हैं। एग्जैक्टली ये है क्या, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपने नाम सुने हुए ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। तो अगर मैं इनके कुछ फीचर्स बताऊं आपको, तो ये कौन से फैक्टर हैं बताओ? दे आर इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है। अच्छा, क्या ये मिनरल वगैरह होते हैं क्या? नहीं, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? नेचर से ऑर्गेनिक होते हैं सारे के सारे, है ना। स्मॉल होते हैं, स्मॉल मतलब इनका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, बहुत मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, छोटे होते हैं। डाइवर्स केमिकल नेचर के होते हैं। डाइवर्स या सिंपल लिख सकते हो। सिंपल का मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल, स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। और डाइवर्स नेचर के हैं, अलग अलग केमिकल। डाइवर्स नेचर का मतलब डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, ये डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं बेटा? प्रोड्यूस करते हैं इनको प्लांट, प्रोड्यूस खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस बाय प्लांट। इनको प्लांट बनाते हैं, ठीक है, प्लांट बनाते हैं। एंड इनको कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, इनको हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो ये इंटरसेलुलर, ध्यान दे बेटा, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये डाइवर्स नेचर के हैं, इनको प्लांट ने बनाया है। कैन बी प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली क्या है? प्रोड्यूस होते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है? मान लो टिप पर बन के नीचे काम करता है, तो इसका मतलब ये डिफ्यूज कर सकते हैं, कैन बी डिफ्यूजिबल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, कैन बी डिफ्यूजिबल। दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ऑक्सिन नेचर में भी बनता है, हम लैब में भी ऑक्सिन जैसा कंपाउंड बना के काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन एक ऐसे केमिकल है जिनका इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज पर होता है और वो उससे रिस्पॉन्स करते हैं। अब इनके बारे में अगर मैं कहूं, ये इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये ऑर्गेनिक है, मिनरल्स नहीं होते, ऑर्गेनिक होते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल, डाइवर्स नेचर के, मतलब कोई कुछ केमिकल है, कुछ केमिकल है, प्रोड्यूस बाय प्लांट। इनको प्लांट भी बनाता है, हम लैब में भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनको मैं एग्रीकल्चर में यूज करना चाहता हूं तो मैं प्लांट में से निकाल नहीं पाता बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो मुझे इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद कैन बी डिफ्यूजिबल, मैंने क्या लिखा? कैन बी डिफ्यूजिबल लिखा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं एक चीज दिखाता हूं कि मेरे पास जैसे इनके, मैं अगर नेचर की बात करूं तो जैसे ऑक्सिन है, देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। जैसे सबसे पहले मान लो ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड होता है। इंडोल क्या होता है? इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जो किसी से डिराइव होता है, मान लो जैसे मान लो मिथेन से बनता मिथाइल, ऐसे डेरिवेटिव होता है। तो अगर आप देखो इस बेंजीन की रिंग के साथ ऐसे एक छोटी रिंग और लगी हुई है जिसमें नाइट्रोजन है, इस रिंग को इंडोल रिंग कहते हैं। और ये रिंग बेटा एक अमीनो एसिड में होती है जिसे ट्रिप्टोफान कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट में ये हार्मोन ट्रिप्टोफान से बनता होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सिन ऐसे स्ट्रक्चर शो करता है, तो हम ये समझते हैं इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सिन केमिकली क्या है, इंडोल कंपाउंड है। इंडोल कंपाउंड का मतलब इंडोल कंपाउंड से बना हुआ है। जैसे हम क्या करें, मान लो ये इंडोल कंपाउंड है, यहां मैं CH2COH लगा दूं, तो एक तरीके से मैंने यहां एसिटिक एसिड जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जिनके मिलते जुलते फंक्शन होते हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं। इंडोल कंपाउंड का मतलब ये बेंजीन की रिंग, ये इंडोल कंपाउंड है। इस इंडोल कंपाउंड से ऑक्सिन बनते हैं। ऑक्सिन क्या है, एक सिंगल केमिकल नहीं है, ग्रुप ऑफ केमिकल है, और उनका केमिकल स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, इंडोल से। कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे इंडोल हो। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मैं पहले इसलिए बना देता हूं थोड़ा टाइम सेव हो आपका। देखो हम डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे। ये देखो मैंने कार्बन की रिंग, ऐसा नाइट्रोजन और कार्बन की रिंग बनाई है। ये बेटा एक्चुअल में क्या है, ये प्यूरिन की रिंग है। ये किसकी रिंग है, प्यूरिन रिंग है ना। अगर आपसे मैं कहूं प्यूरिन रिंग में नंबर डाल दूं, मैं आपको ध्यान दो, इस तरीके से नंबर डाल दूं यहां से, तो मैं यहीं से डालते हैं नंबर इसके। तो अगर 6th पोजीशन पर NH2 लगाओ तो उसे एडेनिन कहते हैं। तो प्यूरिन रिंग आपके पास कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस पर भी होता है, एडेनिन और गुआनिन। और आपने ये समझना है कि प्यूरिन रिंग का डेरिवेटिव होता है आपके पास, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि कौन सा प्लांट हार्मोन प्यूरिन रिंग का डेरिवेटिव है, तो वो है मेरे पास साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन है। किसका डेरिवेटिव है, प्यूरिन का, है ना। और आपको पता है प्यूरिन क्या था, नाइट्रोजिनस बेस था। तो नाइट्रोजिनस बेस के तो नाम हमें पता है, एडेनिन और गुआनिन। मैं क्या बोल रहा हूं समझो ध्यान से। मैंने ये रिंग बनाई, इसे प्यूरिन बोला, आप देख लो ये डबल रिंग है। इस प्यूरिन रिंग पे कुछ ग्रुप जोड़ के एडेनिन और गुआनिन बनाते हैं, इन्हें हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। और साइटोकाइनिन में भी प्यूरिन रिंग होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। उसके अलावा मेरे पास क्या है बेटा, एक हार्मोन और है, जैसे जिसका नाम है जिबरलिन। जिबरलिन में क्या होता है बेटा, जिबरलिन जो है वो डेरिवेटिव है टारपीन का। किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ टारपीन। टारपीन 10 कार्बन का होता है बेटा, तो टारपीन एक कंपाउंड है, उसका डेरिवेटिव है ना। और ऐसे ही मान लो 4th मेरे पास इथिलीन है, तो इथिलीन तो गैसियस हार्मोन हो गया। तो 5 हार्मोन है जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बता रहे हैं हम लोग यहां पे। और एक ABA है, ABA का नाम है एब्सिसिक एसिड। अब ये डेरिवेटिव है कैरोटिनोइड का। डेरिवेटिव किसका है बेटा, कैरोटिनोइड का। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनोइड, कैरोटिनोइड, है ना। अब मेरी बात सुनो, ऑक्सिन में इंडोल रिंग है, प्यूरिन रिंग किसमें है, साइटोकाइनिन में हो जाती है। जिबरलिन किसका डेरिवेटिव है, टारपीन का। इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, इथिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और कैरोटिनोइड क्या होती है, ऐसे कार्बन की चेन होती है जिसमें अल्टरनेट एसिड डबल बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन होती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सिंपल बात ये समझ में आई कि इनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं, यहां कुछ रिंग्स है, सिंपल मॉलिक्यूल है, अलग अलग केमिकल नेचर के हैं। किसी में इंडोल रिंग है, किसी में प्यूरिन है, किसी में स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और ये किस पे काम करते हैं, प्लांट के लिविंग टिश्यू पे काम करते हैं, डेड पे नहीं, लिविंग टिश्यू पे काम करते हैं। यहां तक समझ में आ रही, प्लांट में लिविंग टिश्यू पे काम करते हैं। ये क्लियर है, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये क्लियर हो गई बात। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम यहां पर एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, कि यहां पर क्या है एग्जैक्टली। आप देख लो, इंडोल कंपाउंड है, प्यूरिन रिंग है, जिबरलिन हो गया, इथिलीन गैसियस एब्सिसिक एसिड। क्लियर है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं बता रहा हूं कौन सी 2 कैटेगरी हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कौन सी 2 कैटेगरी सुन लो। ये जितने भी मैंने लिखे, ये टोटल 5 हार्मोन लिखे। इन टोटल 5 हार्मोन को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की,
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, मतलब इनके बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं। पीजीपी लिख रहा हूं, मतलब रोल्स क्या करते हैं प्रमोट करते हैं ग्रोथ, जैसे कि लाइक सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्या प्रमोट करते हैं? सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। ठीक है, सेल इलॉन्गेशन प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो सेल डिवीजन, फ्लावरिंग, सेल इलॉन्गेशन, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, और हमारे पास और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है? सेल डिवीजन हो गई, हमारे पास ग्रोथ हो गई, है ना, ग्रोथ वगैरह हो गई। तो ये सारी चीजें जो होती है ग्रोथ एक्टिविटी प्रमोट करने वालों को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। तो ये जो 3 हार्मोन हैं, इनके मैक्सिमम रोल जो है दे आर प्रमोटर के, रोल इज लाइक प्रमोटर, कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक कैटेगरी और बनाता हूं जिसे लिखता हूं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब यहां पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कोई हार्मोन, कई बच्चे इस चीज को क्वेश्चन भी करते हैं जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर बताओ यार, इनहिबिटर है तो ये हमें पढ़ना ही क्यों है, तो नुकसान कर रहा है। पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, कुछ ऐसा टाइम होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है जब हम ग्रोथ प्रमोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो रूट के आसपास पानी है ही नहीं, तो स्टोमेटा बंद करने में ही तो फायदा होगा। देखो, स्टोमेटा बंद करने से नुकसान क्या है? CO2 अंदर नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन नुकसान क्या होता? अगर खुला रह जाता तो वाटर कॉलम टूट जाता। तो अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन है, वहां पर जो भी हार्मोन अगर ग्रोथ को इनहिबिट कर दें तो प्लांट के लिए तो फायदा कर रहे हैं। स्ट्रेस में ग्रोथ इनहिबिट करना फायदे का काम है। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये नॉर्मली ग्रोथ इनहिबिट नहीं करते, ध्यान रखो इसे। दे इनहिबिट ग्रोथ इन स्ट्रेस कंडीशन, दे इनहिबिट ग्रोथ इन स्ट्रेस कंडीशन। किस में करते हैं बेटा? स्ट्रेस कंडीशन में करते हैं। जब स्ट्रेस है तो ये ग्रोथ इनहिबिट कर रहे हैं। तो ऐसा जो मेरे पास है उसे हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और उसमें मेरे पास मेनली AB है। तो AB क्या है? मेनली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, मेनली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, और ये स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम यहां पर क्या करते हैं बेटा? हम ये कहते हैं कि इथिलीन, देखो हमेशा याद रखना बेटा, हर हार्मोन के हर टिश्यू पर एक पर्टिकुलर रोल होता है। मैं जब टोटल बहुत सारे रोल काउंट करता हूं तो इनके मैक्सिमम रोल प्लांट टिश्यूज पर कैसे हैं? ग्रोथ को प्रमोट करने वाले। आपको समझ आ रहा है? ग्रोथ को प्रमोट करने वाले वो है। अगर किसी कारण से ग्रोथ इनहिबिट हो जाए तो उसे इनहिबिटर कहेंगे। तो इसके मैक्सिमम रोल इनहिबिटर वाले। इथिलीन के 2 तरह के रोल मिलते हैं मुझे, एक PGP एंड PGI दोनों है, बट मोर PGI है। PGI का क्या मतलब हुआ? ज्यादा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। क्लियर है? ज्यादा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ना, ये ज्यादा क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, और ये मेरे पास ABA है। ठीक है, और यहां हम इथिलीन की बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर। एक सेकंड दो बेटा। एक सेकंड बेटा, एक्चुअल में थोड़ा सा माइक का इशू हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड। शायद साउंड आ रही होगी आपको। ठीक
देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हमने जो रोल पढ़े हैं, हमने बोला कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एक मिनट बेटा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करी है, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और प्रमोटर प्रमोट करते हैं। हमने ये लिख दिए प्रमोटर और इधर लिख दिया इनहिबिटर। जो हमने आपको बोला इथिलीन दोनों है, प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, पर मेनली क्या है बेटा, मेनली क्या है, इनहिबिटर प्रमोटर। बताओ जल्दी से, मेनली हमारे पास इनहिबिटर है, याद रखना है ना। बट मोर उसके ज्यादा फंक्शन कैसे हैं, पीजीआई। मतलब मान लो किसी हार्मोन के 10 फंक्शन है, उसमें से 10 में से 8 फंक्शन इनहिबिटर वाले, तो ऐसा इथिलीन है। मैक्सिमम सारे ही फंक्शन इनहिबिटर वाले, एब्सिसिक एसिड, इनके सारे ही फंक्शन लगभग कैसे हैं, प्रमोटर वाले। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक हार्मोन पढ़ेंगे, और सबसे पहले मैं ऑक्सिन पढ़ाऊंगा आपको। 5 हार्मोन है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने सबसे पहले डिस्कवरीज को पढ़ा दिया है सबकी, ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स पढ़ाए। मैं क्या करूंगा, हार्मोन के साथ सारा डिस्कवरी वाला साथ के साथ लेता चलूंगा। जैसे ऑक्सिन है तो पूरी डिस्कवरी पढ़ेंगे। एक खास चीज जो आपको ऑब्जर्व होगी वो ये है कि सभी हार्मोन्स की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल क्या होती है, बाय मिस्टेक हो गई। जैसे हम ऑक्सिन में डिस्कवरी में कई साइंटिस्ट के नाम बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि कौन से आपने एनसीईआरटी से याद करने हैं। कुछ बच्चे कई बार मैसेज कर देते हैं, सर एनसीईआरटी के बाहर का मत पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ा रहे बेटा, बस आपको क्या होता है चीजें रिलेट करने के लिए थोड़ा बताते, और ये भी बहुत थोड़ा, अगर आप कंपेयर करोगे किसी ऑफलाइन कोचिंग से तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको थोड़ा ट्रस्ट करके सुनना पड़ेगा। आ जाओ जल्दी से आओ, जो मैं बता रहा हूं यहां पे देखो। हम ऑक्सिन की बात करेंगे, तो मैं ऑक्सिन में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई ये बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ऑक्सिन की एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। उसके बाद में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि ऑक्सिन किससे मिलता है। फिर मैं बताऊंगा कि ऑक्सिन बनता कहां पर है, जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस, कि ऑक्सिन कहां पर बनता है प्लांट में। देखो ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन सब जगह बनते हैं। आप खुद से देखो कि अगर सारे हार्मोन सब जगह बनेंगे तो हार्मोन को मूव करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था कि हम हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये याद करो, हम हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हार्मोन्स को मूव करने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी अपनी एक लोकेशन होती है बनने की। फिर हमने क्या बोला बेटा, प्रिकर्सर के बाद हमने बोला हमारे पास हो गए इसके एग्जाम्पल्स, है ना। हम एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो डिस्कवरी हो गई, प्रिकर्सर हो गया, साइट ऑफ सिंथेसिस हो गई, एग्जाम्पल हो गए, और एक चीज हम पढ़ेंगे बायो एसे, है ना। बायो एसे क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, इन हार्मोन्स की खास चीज क्या है कि जैसे ऑक्सिन जो है, वही ऑक्सिन रूट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, और वही ऑक्सिन शूट में ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन का अलग अलग टिश्यू पर रोल अलग अलग होता है। आप समझ रहे हो, अलग अलग टिश्यू पर अलग अलग काम करते हैं। दूसरा, ऑक्सिन अगर मान लो 10 ग्राम है तो यहां पर ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, लेकिन वहीं वो 40 ग्राम है तो ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सिन या कोई भी हार्मोन सबसे पहले अलग अलग टिश्यूज पर अलग अलग तरह से काम करता है, और जब उसका अमाउंट या कंसंट्रेशन वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका रोल वेरी कर जाता है। क्या ये आपको बात समझ में आ गई, रोल भी वेरी करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना कि ऑक्सिन एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने यहां पर बोला है डिस्कवरी, हमने प्रिकर्सर, साइट ऑफ सिंथेसिस, एग्जांपल बायोएसे। नाउ व्हाट इज बायोएसे? बायोएसे इज नथिंग बट अ टेस्ट। एक खास तरह का टेस्ट होता है जो बेसिकली क्या करता है, बायोएसे क्या होता है बेटा, टेस्ट होता है। टेस्ट क्या करता है, बायो का मतलब लिविंग टिश्यू, एसे का मतलब टेस्ट। तो उस टिश्यू पर मैं कोई हार्मोन लगाकर वो रोल टेस्ट कर रहा हूं कि वो रोल हो रहा है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैं टेस्ट कर रहा हूं किस पे, टिश्यू पे। तो ये सब मैं पढ़ूंगा ऑक्सिन के बारे में और सारे हार्मोन्स के बारे में जिसके लिए अवेलेबल है सब। तो सबसे पहले मैं ऑक्सिन की डिस्कवरी की बात करने वाला हूं। हम डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है। क्लियर है आपको? हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ऑक्सिन की डिस्कवरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी को पढ़ना। बहुत ध्यान से सारी बात सुनो। देखो
हाँ, हमने सबसे पहले बोला कि ऑक्सिन की भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। इस बात का ये मतलब नहीं है कि कोई पर्सन रोड पर घूम रहा था और उसने ऑक्सिन डिस्कवर कर दिया, नहीं। साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बाय मिस्टेक उन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर कर दिया, इस बात का ये मतलब है। और एक्सीडेंटल डिस्कवरी को कहते हैं सेरेंडिपिटी, SEREN, सेरेंडीपीटी, DIPITY। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन वॉज एक्सीडेंटल। और किसने की थी? फादर और सन थे जिनका नाम चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन बेटा, आप अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो इन्होंने एवोल्यूशन पर काफी काम किया हुआ है। 1859 में एक बुक आई थी, मैंने यहां ईयर लिख दिया पर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, याद तो मत करो अभी। 1859 में एक बुक आई थी डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन एक काफी फेमस साइंटिस्ट रहे 19th सेंचुरी के, जो बेसिकली इंग्लैंड की हम बात करें, इंग्लैंड में 1800 कुछ में बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे। उनका बर्थ जो था 1811 में हुआ था और उन्होंने बुक पब्लिश की थी 1859 पे। वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, काफी फेमस साइंटिस्ट थे। क्या हुआ, जब उन्होंने बुक वगैरह पब्लिश कर ली, उसके बाद वो एक डिफरेंट टॉपिक पे काम कर रहे थे अपने बेटे के साथ, फ्रांसिस डार्विन नाम था उसका, और वो टॉपिक था फोटोट्रॉपिज्म। किस पे काम कर रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म पे। ध्यान दें बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। क्लियर है? किस पे काम कर रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म पे। तो बोथ वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म। अब ये देखो, ये ऑक्सिन तो नहीं खोज रहे थे, बोथ वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म। इन्होंने इसके लिए क्या लिया था? सुन ले ध्यान से। इन्होंने इसके लिए क्या यूज किया? ये काम कर रहे थे किस पर? एक प्लांट पर। देखो प्लांट में क्या कर रहे थे, मेरी बात समझना। मेरे पास ये सीड है, आपको पता होना चाहिए मोनोकोट का सीड है। मोनोकोट का जो सीड है उसमें से छोटा सा प्लांट निकला ऐसे, इस तरीके से। तो जो शूट है, शूट समझ में आता है, स्टेम वाला पार्ट, उस स्टेम वाले पार्ट को हम अगर देखें ध्यान से, ये स्टेम वाला पार्ट है और इस पर मेरे पास 3-4 दिन का जब ये ग्रोथ हो जाती है तो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर सराउंड करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और एक छोटी सी स्ट्रैम जैसी चीज होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूरे स्ट्रक्चर को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो कोलियोप्टाइल इज नथिंग बट आ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और वो स्टेम टिप को सराउंड करता है। तो ये स्टेम टिप है, जिसे मैं टिप बोल सकता हूं, टिप ऑफ स्टेम या शूट, ये टिप है। और कोलियोप्टाइल क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या कर रहे थे? उस कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर मैं आपसे बोलूं, डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब आप किसी टिप पर, टिप समझ में आता है, प्लांट की टिप, टिप मतलब टॉप पार्ट, उस पर लाइट डालते हो तो वो ऐसे बेंड कर जाती, वो उस पर काम कर रहे थे। अब हो क्या रहा था, जब वो उस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने कौन सा प्लांट लिया? उन्होंने प्लांट लिया जिसका नाम कैनरी ग्रास था। तो ये जो प्लांट था इसका नाम कैनरी ग्रास था। तो ये कैनरी ग्रास का 4-5 दिन पुराना पौधा, प्लांट लेकर उसकी टिप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ टिप टुवर्ड्स लाइट, बेंडिंग ऑफ टिप टुवर्ड्स लाइट। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन करी कि उन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर कर लिया। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी वो हम जानेंगे, पर आपके दिमाग में ये तो बैठ गया कि उन्होंने जो काम किया वो एक तरह की एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। क्लियर है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं कि उन्होंने क्या किया, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने ये टिप दिखा रखी है, आप देख सकते हैं ये टिप दिखा रखी है, एक मैंने डायग्राम आपके लिए लाया है। तो जैसे ये लाइट है, आप देखो ध्यान से, ये टिप है, देखो उन्होंने क्या किया, ये देखो, ये वो टिप है जो प्लांट की जस्ट अभी उनको मिली। देखो ध्यान से, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे। ये प्लांट की टिप है, फोकस करना बेटा, दिस इज प्लांट टिप, ये प्लांट की टिप है।
अब इस टिप पर, ये जो टिप है प्लांट की, दिस टिप, इस टिप पर अगर लाइट पड़ रही है तो वो टिप लाइट की तरफ ऐसे बेंड करती है, ऐसे इस तरीके से बेंडिंग हो गई। आपको दिख रहा है बेंडिंग हो गई लाइट की प्रेजेंस में। अगर उन्होंने टिप काट दी, टिप कैसे काट दी, टिप को ऊपर से काट दिया, मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया, ये टिप है मान लो, दिस इज टिप, ये टिप है हमारे पास ऐसे, और इस टिप को ऊपर से ऐसे काट दिया। काटने के बाद अगर उस पर लाइट डाली है ऐसे, टिप काटने को कहते हैं डीकैपिटेटेड। तो अगर उन्होंने डीकैपिटेटेड किया, टिप काट दी, किसकी टिप काट दी, कोलियोप्टाइल की, और फिर उस पर लाइट डाली है, तो उन्होंने देखा कि कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब उन्हें लगा कुछ टिप में होता होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां से दिस इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग। ये बेंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर जो सेल्स हैं ये, इनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। इधर सेल्स की ग्रोथ जा रही है। आप खुद से देखो, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, इधर के सेल्स, इधर सेल, दोनों तरफ सेल्स हैं। एक तरफ सेल्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो ये ऐसे बेंड होगा कि नहीं, ठीक है। तो जिधर लाइट पड़ती है उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ सेल्स की ज्यादा होती है, इस वजह से बेंडिंग होती है। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करके देखा। देखो, सबसे पहले उन्होंने लाइट डाली और ये टिप कटी हुई थी, ये देख रहे हो, ये कटी हुई टिप है। कटी हुई टिप को लिखा है टिप रिमूव, तो यहां कोई बेंडिंग नहीं हुई, ठीक है, नो बेंडिंग। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक कैप से इसको टिप को कवर किया, टिप को एक कैप से कवर किया, तो भी बेंडिंग नहीं हुई, है ना, नो बेंडिंग। अच्छा, अगर ट्रांसपेरेंट से किया तो बेंडिंग हो गई, ये भी अजीब बात है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट जा रही है। तो यहां पर एक चीज समझने की बात है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे जो समझने के पॉइंट्स हैं वो ये है कि भाई टिप काट दी, बेंडिंग नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जैसे मान लो मेरे पास ये प्लांट की टिप है ऐसे, ध्यान से देखना बेटा, ये टिप है, तो जब मैं बेंडिंग देखता हूं तो बेंडिंग मेरे पास ऐसे होती है यहां से। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग, ये पॉइंट ऑफ बेंडिंग है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ बेंडिंग, यहां पर बेंडिंग होती है। अब आप अपना दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने कोलियोप्टाइल ली, देखा बेंडिंग हो गई, ठीक है। और तो हमें बेटा इसकी नीड नहीं है ना, इसकी नीड नहीं है। मैं जस्ट आपको डायग्राम समझाने के लिए लाया था। सेकंड जो है, हमने क्या किया, देखा कोई बेंडिंग नहीं हुई। थर्ड हमने क्या किया वो देखो, यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड देखो क्या किया, मुझे बताना, ये देखो थर्ड देखना, एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखो, डार्विन का एक्सपेरिमेंट है। मैं अगर इस पे लाइट देता हूं ऐसे, तो ये बेंडिंग यहां ऐसे होती है। तो आप देख सकते हो, दिस इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग, ये है ना पॉइंट ऑफ बेंडिंग, यहां से बेंड हो रहा है। मान लो ये ऐसे यहां से बेंड हो रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग मान लेते हैं, यहां से बेंड हो रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने क्या किया, इसको दो अलग अलग जगह से कवर किया। एक कवर किया टॉप से, ध्यान से समझना बेटा, एक कवर किया यहां से ब्लैक से, एक यहां से कवर किया, और एक यहां से कवर किया, दो अलग अलग जगह से। ये पॉइंट ऑफ बेंडिंग कवर कर दिया, और दोनों पे लाइट दी, दोनों पे क्या डाली बेटा, लाइट डाली, इस पर भी लाइट दी। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, रियल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ऑक्सीजन यहां टिप पर बनता है। टिप पर बनने के बाद वो नीचे डिफ्यूज करता है, जैसे मान लो यहां सन है, तो यहां बन के नीचे की तरफ डिफ्यूज करता है और यहां काम करता है। यहां टिप पर बन के नीचे डिफ्यूज करके यहां काम करता है। अगर मैंने ये कवर कर दी है टिप, तो बनेगा नहीं। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस हुई, क्योंकि टिप ही कवर कर दी जहां बनना था। और यहां पर मैंने टिप कवर है ना, और यहां पर जबकि मैंने वो एरिया जो बेंड करता था उसको कवर कर दिया, पर यहां बेंडिंग हो गई। आप देख रहे हो यहां कोई बेंडिंग नहीं है और यहां बेंडिंग हो गई। तो अगर मैं आपसे सारी चीजें समराइज करूं, क्या समराइज कर रहा हूं मैं, प्लांट पर अगर सनलाइट दे रहा हूं तो बेंडिंग हो रही है। ये बेंडिंग किस वजह से हो रही है उसको हमने खोजा, तो हमने कहा यार कुछ ना कुछ ऐसा है जो टिप में है।
मैंने टिप काट के देखी तो बेंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब वो केमिकल टिप में है। पर पॉइंट ऑफ बेंडिंग कहां है? थोड़ा नीचे है। ये टिप है, टिप पर पॉइंट ऑफ बेंडिंग नहीं है, वहां से बेंड नहीं, थोड़ा नीचे से हो रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों जगह को कवर किया, एक बार ये कवर किया, एक बार ये कवर किया। मैंने ये कवर किया तो बेंडिंग नहीं हुई सनलाइट में, यहां से कवर किया तो बेंडिंग हो गई। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि डार्विन के एक्सपेरिमेंट का मैं इन्फ्रेंस बताऊं आपको कि डार्विन के एक्सपेरिमेंट का क्या इन्फ्रेंस निकला, मेरे पास क्या इन्फ्रेंस निकला, तो मेरे पास ये इन्फ्रेंस निकला। ध्यान से सुनेंगे बेटा, डार्विन के एक्सपेरिमेंट का, तो कहीं ना कहीं डार्विन को यह पता चल गया यार कुछ ना कुछ तो केमिकल है जो नीचे मूव करता है। तो डार्विन के एक्सपेरिमेंट का जो इन्फ्रेंस कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये था कि कुछ ऐसा केमिकल है, सम ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, कहां बन रहा है? सब्सटेंस सिंथेसिस अकर इन टिप, सिंथेसिस कहां हो रही है? टिप में। एंड वो डिफ्यूज कर रहा है, एंड इट डिफ्यूज कर रहा है डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ डिफ्यूज कर रहा है। आपको समझ आ रही है? ये काम किया ऑक्सिन ने, सुने डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन वो काम तो फोटोट्रॉपिज्म पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया यार, कोई ना कोई केमिकल रिस्पॉन्सिबल है जो ये फोटोट्रॉपिज्म करा रहा है, और वो बन टिप पे रहा है, क्योंकि टिप काट दिया तो बेंडिंग नहीं हुई, टिप कवर कर दिया तो बेंडिंग नहीं हुई। आपको समझ आ रहा है? दूसरा, वो नीचे मूव कर रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ बेंडिंग अलग है। तो जब ये सब बात पता चली तो एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, पर मुझे कुछ चीजें बतानी है इसलिए बता रहा हूं। उनका नाम बेटा बॉयसन और जेनसन है। उन्होंने क्या किया, सुन लो ध्यान से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिप ली, देखो एक्सपेरिमेंट है यहां पर बॉयसन एंड जेनसन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया आपको समझ आ जाएगा। बॉयसन एंड जेनसन, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को किया, करके देखा। देखो क्या किया उन्होंने टिप ली ऐसे, दिस इज टिप। इस टिप पर ये एक प्लेट लगाई जिसे माइका कहते हैं। माइका क्या होता है बेटा? ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें से केमिकल डिफ्यूज नहीं कर सकता। तो माइका क्या करेगा? प्रोटेक्ट डिफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद क्या कर दो बेटा? उसके बाद सनलाइट लगा दो ऐसे। तो क्या मेरे पास बेंडिंग हो रही है? नहीं, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को जाने नहीं दिया। नो बेंडिंग, बिकॉज माइका ने क्या प्रिवेंट किया? माइका प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, उसने डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को प्रिवेंट किया। तो इसका मतलब ये कोई कंपाउंड है जिसको मैं रोक भी सकता हूं। आप समझ रहे हैं? दूसरा क्या किया उन्होंने? ये देखा, उन्होंने एक अलग केमिकल लगाया यहां पर, और वो जिलेटिन था जिसमें से ऑक्सीजन जा सकता है। तो ये जिलेटिन लगा दिया। तो जिलेटिन में से क्या हो सकता है? ऑक्सीजन कैन पास, ऑक्सीजन कैन पास, ऑक्सीजन पास हो सकता है। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन कैन पास। तो माइका की जो प्लेट है, माइका की जो प्लेट है जिसमें प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना, नो बेंडिंग, क्लियर है? नो बेंडिंग, ठीक है, क्लियर। तो माइका ने क्या प्रिवेंट किया? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा मेरे पास जिलेटिन है, जिलेटिन है, क्लियर है, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या कर सकता है? पास कर सकता है ना। जिलेटिन में से क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हमारे पास क्या कर सकता है? पास कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? बताओ, सोचो ध्यान से, क्लियर है? तो माइका और जिलेटिन जो है, आप समझो इस चीज को, ये ऐसे मूव कर रहा है, आप इसमें से जा सकता है। तो आपके पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज बॉयसन एंड जेनसन क्या काम कर रहे थे। तो बॉयसन जेनसन ने बताया कि जो केमिकल है वो ऊपर से डिफ्यूज करता है, और यहां बेंडिंग हो जाएगी बेटा। अगर मैं सनलाइट दूंगा तो बेंडिंग हो जाएगी। इसका मतलब आप सोचो जरा, दिमाग तो लगाओ। देखो ऑक्सीजन, डार्विन ने क्या किया? टिप को काट कर देखा, बेंडिंग नहीं हो रही है। टिप को कवर करके देखा, बेंडिंग नहीं हो रही है। इन्होंने क्या करा? एक प्लेट लगा दी जिसने बेंडिंग रोक दी, या कुछ ऐसा लगाया जिससे डिफ्यूजन हो पाया तो बेंडिंग हो गई। अब क्या होता है बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी जगह, मान लो मैंने ये जिलेटिन लगा दिया, या जिलेटिन की जगह मैं अगार भी लिख सकता हूं, यहां पर अगार लगा दिया, ठीक है। अगर मेरे पास, देखो मैंने मान लो ये जिलेटिन लगाया, ये जिलेटिन लगाया, ध्यान से देखना बेटा, ये जिलेटिन लगाया, देखो दिस इज जिलेटिन। इसमें से मान लो ऑक्सीजन जाता है, इसमें से क्या होता है? ऑक्सीजन अपना ऊपर से नीचे ऐसे डिफ्यूज कर रहा है। सोचना ध्यान से मैं जो बता रहा हूं। अगर मैं नीचे कुछ ऐसा लगा दूं जो डिफ्यूजन रोक सके,
तो मैं क्या इस जिलेटिन की प्लेट में ऑक्सीजन को कलेक्ट नहीं कर सकता? आप सोचो, अगर ये वैसे तो आर पार निकल जाता, लेकिन मैंने यहां पर कोई ऐसा कंपाउंड लगा दिया या मान लो नीचे माइका लगा दिया, तो इस अगार में इतनी दूर में मैं ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जा सकता है ना, ऑक्सीजन को क्या किया जा सकता है? कलेक्ट किया जा सकता है। मेरी बात समझो, ये जिलेटिन है, ये जिलेटिन है, इसमें से ऑक्सीजन होता हुआ नीचे जा रहा है। अगर मैं कोई ऐसा लगा दूं कंपाउंड जो नॉन डिफ्यूजिबल है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, पर ये वाला जो परमिएबल टाइप की चीज है, तो मैं ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकता हूं ना, ऑक्सीजन को यहां क्या कर सकता हूं? कलेक्ट कर सकता हूं। तो आप समझो ऑक्सीजन को ऐसे कलेक्ट भी किया जा सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है। और ये किसने किया? वेंट ने किया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम FW वेंट था, उन्होंने ऐसे ऑक्सीजन को कलेक्ट किया। मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है डायग्राम। इसमें क्या किया मैंने, ये ऑक्सीजन है जो नीचे डिफ्यूज कर सकता है, मैंने यहां से काटा और ऐसे अगार का एक ब्लॉक लगा दिया, उससे ऑक्सीजन डिफ्यूज किया, और इस अगार जो मैंने बनाया ना जिलेटिन, उसमें ये ऑक्सीजन देखो इकट्ठा हो गया यहां पर। ठीक है, इकट्ठा हो गया, मान लो मैंने यहां लगा दिया, ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया। फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने फिर क्या किया, किसी दूसरी टिप पर ले गया इसे, किसी दूसरी टिप पर ले गया। किसको टिप पर ले गया? दूसरी, ये जो मैंने इसमें कलेक्ट किया, मेरे पास ये जो अगार की प्लेट सी आई ना अगार का, देखो ये वाला, दिस वन, देखो मैंने क्या किया, इस वाले जगह पर मैंने क्या लगा दिया, ये अगार लगा दिया, और नीचे से ये ब्लॉक है, मैंने इस पर क्या इकट्ठा कर लिया? ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया। मैंने यहां क्या कर लिया? ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया। तो जब मैंने ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया, ध्यान से सुनेंगे, तो वो जो ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया उसको मैं किसी कटी हुई टिप पर लगाऊं तो बिना लाइट के मैं बेंडिंग करा सकता हूं। मतलब मान लो मैंने वंस ऑक्सीजन इज कलेक्टेड, अब मैं लिख रहा हूं वंस ऑक्सीजन इज कलेक्टेड, अगर मैंने ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया तो मैं किसी दूसरी टिप पर लगा सकता हूं। तो इसको किसी दूसरी टिप पर लगाऊंगा, और टिप पर देखो कैसे लगा रहा हूं। अगर मैं इसको मान लो मैंने इस ब्लॉक में कलेक्ट कर लिया, मैंने इसको हाफ कर लिया ऐसे, तो इसमें ऑक्सीजन है, ये दूसरा हाफ है। इस कटे हुए हाफ को मैं अगर प्लांट के इस साइड लगाऊंगा तो ऑक्सीजन यहां डिफ्यूज करेगा, तो बेंडिंग इधर होगी। आपको समझ आ रहा है? ये चीज समझ में आई क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो जरा एक बार बनाते हैं, इसको दिखाते हैं आपको इसने एग्जैक्टली क्या किया। देखो ये FW वेंट का काम था, और ये FW वेंट जो थे, ध्यान रखना मैं कुछ चीजें बताऊंगा। FW वेंट ने वर्क किया ओट पर। वर्क ऑन ओट। ओट बेटा, ओट वो नहीं है, कैनरी ग्रास नहीं है, इसे अवीना सटाइवा कहते हैं। ओट आपने सुना हुआ है, गेहूं की फैमिली में ही आता है, अवीना सटाइवा कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, देखो ये मेरे पास कोलियोप्टाइल है, ये किसका कोलियोप्टाइल है? ओट का। ये ओट का कोलियोप्टाइल है। इस ओट के कोलियोप्टाइल पर ये उन्होंने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया। यहां पर क्या करा? ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया, और उससे क्या किया उन्होंने, उस कलेक्टेड ऑक्सीजन को दो अलग अलग टिप पर, एक पर देखो इस साइड लगाया था, दूसरे पे इस साइड लगाया था, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगी? बेंडिंग हो जाएगी। ये किया है उन्होंने। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो आपने पढ़ने हैं, जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ने हैं, वो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या है, उन पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी एग्जैक्टली क्या है। आप देखो ध्यान से, हमारे पास ये है बेटा, एक चीज देखें, एक चीज रुको, बस एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड दो। हाँ देखो अब एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं एक बार समराइज करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। देखो ये डार्विन का, इस शीट को आपने याद करना है बस, बाकी समझाने के लिए था। डार्विन उसका सन उसका है, ध्यान से देखना, फोकस करके देखना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये मेरे पास कौन सा प्लांट लिया था इन्होंने, याद है आपको? कैनरी ग्रास। तो इन्होंने कैनरी ग्रास लिया था, कैनरी ग्रास पे लाइट डाली, बेंडिंग हो रही है ऐसे, है ना, लाइट डाली यहां से, बेंडिंग हो गई, ठीक है। टिप काट दी, नो बेंडिंग। नो बेंडिंग कब है? जब टिप रिमूव कर दी और इनको कवर कर दिया। कवर कैसे करा? ये देखो, इनको कवर किया, 2 तरीके से कवर किया, एक यहां कवर किया और एक यहां कवर किया। तो मेरे पास यहां पर कोई बेंडिंग नहीं है, सनलाइट दो, और यहां पर बेंडिंग हो रही है।
तो इससे मुझे क्या इन्फ्रेंस मिल रहा है, आप सोच लो ध्यान से। इससे इन्फ्रेंस क्या, मेरे को कंक्लूजन मिल रहा है। मैं आपसे कहूं कंक्लूजन बताओ, तो आप कहोगे सर कंक्लूजन ये है कि कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो नीचे डिफ्यूज कर रहा है। आपको समझ आ रही है बात? तो मेरे पास क्या होगा, सम डिफ्यूजिबल कंपाउंड, सम डिफ्यूजिबल कंपाउंड वो डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूज डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ डिफ्यूज कर रहा है ना। ये कंक्लूजन आ गया इसका। डार्विन ने बेटा किस पे काम किया, कैनरी ग्रास पे काम किया। क्लियर है? डार्विन और उसका सन जो है कैनरी ग्रास पे काम किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, डार्विन और ने काम किया। दूसरा हमारे पास क्या है, हम बात कर लेते हैं उसकी, बॉयसन जेनसन की। तो भाई बॉयसन एंड जेनसन ने क्या किया, बॉयसन एंड जेनसन ने ये टिप ली, ये दो अलग अलग टिप ले ली ऐसी, इस पे लगा दी माइका की प्लेट और इस पर लगा दी इन्होंने अगार, अगार या जिलेटिन। तो इसमें ये माइका है तो इसमें नो बेंडिंग और इसमें क्या हो गई, बेंडिंग। तो अगार क्या है, अगार में से डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल है ना, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस कैन पास। अब यहां से ये समझ में आ गया कि मैं इसे कलेक्ट भी कर सकता हूं। फिर हमारे पास आए एफडब्ल्यू वेंट। एफडब्ल्यू वेंट ने क्या किया, देखो एफडब्ल्यू वेंट ने, पर इसने अलग प्लांट पे काम किया, अवीना सटाइवा पर। इन दोनों का प्लांट सेम होगा, अवीना सटाइवा। उस अवीना सटाइवा का नाम ओट है ना, उस पे काम किया। उन्होंने ये देखा कि एक टिप ले लेते हैं ऐसे, ये टिप है, ठीक है, उस टिप पर उन्होंने क्या लगा दिया, ये अगार लगा दिया ऐसे। फिर इस अगार की प्लेट में क्या इकट्ठा कर लिया, ऑक्सीजन इकट्ठा कर लिया। तो इस अगार की जो प्लेट है इसमें उन्होंने क्या इकट्ठा कर लिया, ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया। देख रहे हो, ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लो। अब क्या करोगे, सोचो, ध्यान दो बेटा, अब क्या करोगे, दिमाग लगाओ। अब इन्होंने क्या किया, इसको ऑलरेडी कटी हुई टिप्स पे लगाया। देखो एक टिप ले लो ऐसे जो कटी हुई है कोई, अच्छा एक टिप ले लो ये वाली, ऐसे 3 टिप ले लो कटी हुई, इस पर ऑक्सीजन यहां लगा दो, ये प्लेट अगार प्लेट इस साइड लगा दो, इस पे इधर लगा दो। तो यहां पर जो मेरे पास होगा वो डिफ्यूजन इधर होगा, तो इसकी बेंडिंग इस साइड नहीं होगी। तो ये तो बिना लाइट के बेंडिंग हो रही है बेटा, ये विदाउट लाइट के बेंडिंग हो रही है, मैंने लाइट नहीं दी अभी। ये देख रहे हो, बेंडिंग इधर होगी और इसकी बेंडिंग किधर होगी, इसकी बेंडिंग इस साइड होगी, क्योंकि यहां पर मेरे पास अगार प्लेट लगी हुई है यहां पर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इधर हो ऐसे बेंडिंग हो गई, और यहां मैंने कोई लाइट नहीं दी, अब नो लाइट। तो नो लाइट लेंगे तो इसकी तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि इस पर ना ऑक्सीजन टिप भी काट दी है और लाइट भी नहीं दे रहे हैं। इसमें मैंने लाइट नहीं दी है बेटा, यहां समझ लो ध्यान से, लाइट नहीं दी है। लाइट नहीं दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन agar plate can promote bending without light, क्योंकि वो तो लाइट से ऑक्सीजन ही तो बनता है। अब हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा ध्यान रखना और मेनली डार्विन और इस पे एफडब्ल्यू वेंट की ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको आने चाहिए। मेरी बात सुनो, अब इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये कंक्लूजन याद रखना है कि ऑक्सीजन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने डिस्कवर किया। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड ऑन अगार प्लेट। ऑक्सीजन को फिर हमने आइसोलेट किया है किस पे, अगार प्लेट पर आइसोलेट किया। दिमाग लगाओ यहां पे, ऑक्सीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड ऑन अगार प्लेट, एफडब्ल्यू वेंट पे, एफडब्ल्यू वेंट ने प्रॉपरली उसको आइसोलेट करा अगार प्लेट पे। ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म। देखो हुआ क्या था, एफडब्ल्यू वेंट ने जब ऐसे काट कर उस पे अगार प्लेट पे करा और बेंडिंग करा ली, तो उसको लगा कि क्यों ना मैं सारी टिप काटता हूं अवीना की और उसको पीस कर उसमें से ऑक्सीजन निकाल लूंगा, पर मिला नहीं उसे।
तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोगल और स्मिथ। कोगल और स्मिथ, उन्होंने देखा कि एक पर्सन जिसको पेलेग्रा, एक डिजीज होती है ह्यूमन में पेलेग्रा, उस पर्सन में कुछ ये जो हमारा मतलब हमने बताया था ना अमीनो एसिड की, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, इसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है पेलेग्रा में। तो उसमें क्या हुआ, उसके यूरिन में वो केमिकल आने लगा जो ऑक्सिन जैसा है। तो अगर मैं बोलूं, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर्सन का टेस्ट किया होगा उस केमिकल के लिए, नहीं, मैंने ये देखा कि वो वैसा केमिकल जो ग्रोथ प्रमोट कर सकता है वो ह्यूमन यूरिन में मिला। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म, फ्री लिखा है यहां पर और यहां लिखा है फर्स्ट आइसोलेटेड, तो फ्री फॉर्म में किसने किया, कोगल एंड स्मिथ ने। वो कौन सा था, आईए की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, ये किया था। और कहां से किया था, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, किससे किया था, ह्यूमन यूरिन से किया था। ठीक है, ऑक्सिन प्रोड्यूस एट रीजन, है ना, कहां पे बनता है, देखो इसका मतलब अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन्स दूं तो फाइनल कंक्लूजन देखो, ये तीन अलग अलग चीजें, डिस्कवर किसने किया, अगार प्लेट पे किसने निकाला, और फ्री फॉर्म में किसने निकाला, कोगल स्मिथ ने। कहां से, ह्यूमन यूरिन से। और कौन से वाला निकाला, ये। अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो यहां से मुझे यह समझ में आता है कि एक ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जिसका नाम ऑक्सिन है वो प्लांट की टिप पर बनता है और वहां से वो नीचे की तरफ मूव करता है और जिधर लाइट पड़ती है उसके अपोजिट साइड पर ग्रोथ प्रमोट करता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ऑक्सिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो लाइट की वजह से टिप पर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और अपोजिट साइड पे ग्रोथ प्रमोट करके बेंडिंग कराता है। इस केमिकल को आइसोलेट किया जा सकता है और ये दूसरे प्लांट पे लगने के बाद वैसी ही एक्टिविटी करेगा। इससे एक बात और प्रूफ होती है कि हम उन केमिकल्स को आर्टिफिशियली बाहर से भी देकर काम करा सकते हैं लिविंग टिश्यू पर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आगे देखें, अगर आ गई है तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सिन की एक्चुअल डिटेल पढ़ेंगे जो आपको चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया डार्विन ने क्या किया, वेंट ने क्या किया और बॉयसन जेनसन ने? बॉयसन जेनसन ने दिखाया कि यार माइका से रोक सकते हैं और वो जिलेटिन से जा सकता है। आपको बॉयसन जेनसन याद नहीं करना, आपको सिर्फ डार्विन और वेंट याद करना है और कोगल स्मिथ भी छोड़ सकते हो, पर ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था ये एनसीईआरटी ने लिखा है। और कौन सा किया था, ऑक्सिन वाला। अब देखो मेरे पास बहुत सारे ऑक्सिन मुझे प्लांट से मिले, मुझे किससे मिले, प्लांट से मिले और मुझे यह पता चला कि इनमें से काफी सारे ऑक्सिन जो हैं वो इस रिंग से बनते हैं, इस रिंग से बनते हैं। इस रिंग को कहते हैं इंडोल रिंग। और ये रिंग मेरे पास कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, प्रेजेंट इन ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। तो अगर मैं आपको रियल में बताऊं ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, तो मैं अगर रियल में बताऊं कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है, प्रिकर्सर समझ में आता, ऑक्सिन किससे बनता है, तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन प्रिकर्सर इज ट्रिप्टोफान। प्रिकर्सर मतलब ऑक्सिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लांट के अंदर ऑक्सिन होंगे वो इसी रिंग से बने होंगे। तो मेरे पास एग्जांपल में मैंने लिख दिया आईएए। आईए की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब इस इंडोल ग्रुप पर मेरे पास एसिटिक एसिड जोड़ रखा है, ऐसे देखो CH2COH, ये इंडोल एसिटिक एसिड है। एक मैंने लिख दिया IBA, मैंने लिखा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। मैंने जब डार्विन के काम के बाद वेंट का काम दिखाया तो मैंने ये दिखाया आपको कि किसी और प्लांट का ऑक्सिन यहां काम कर सकता है अगर मुझे ग्रोथ प्रमोट करनी हो। मैंने प्लांट के अंदर ऑक्सिन के रोल पढ़े और मैंने ये देखा कि मैं ऑक्सिन को यूज कर सकता हूं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन क्या करता है, रूट बना सकता है स्टेम कटिंग में। स्टेम कटिंग क्या होती है आपको पता है ना, स्टेम कटिंग, स्टेम पता है आपको, रोज की स्टेम काटते हैं, वो कलम काटते हैं ना, उसमें रूट बना सकता है। तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पास ऑक्सिन प्लांट से निकालना ना पड़े, क्योंकि प्लांट से निकालने में काफी एफर्ट मिल लगेगा, उतनी कंसंट्रेशन में आएगा नहीं। तो अगर मैं ऑक्सिन प्लांट से निकालना नहीं चाह रहा और मैं उसे बनाना चाह रहा हूं, मतलब नेचुरली मैं बनाना चाह रहा हूं, मतलब लैब में बनाना चाह रहा हूं, तो ऐसे ऑक्सिन को आर्टिफिशियल ऑक्सिन कहते हैं।
आर्टिफिशियल ऑक्सिन। तो मेरे पास क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है, नेचुरली प्लांट में मिलते हैं, नेचुरल ऑक्सिन है। और अगर मैं आपको कहूं 2,4-D, तो 2,4-D जो है, हो सकता है उसमें इंडोल रिंग ना हो, तो 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये मैं लैब में बनाता हूं। अब ये केमिकल में भले इंडोल रिंग नहीं है, पर ऑक्सिन जैसा काम कर पा रहा है। तो 2,4-D क्या है, 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, या मैं लिख सकता हूं Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ऑक्सिन जो है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड का नाम है जिनका मिलता जुलता रोल हो। जरूरी नहीं है कि सब में इंडोल रिंग हो। तो मेरे पास ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सिन दो तरह के, एक जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पर उनको बना पाना लैब में मुश्किल होगा, तो आप कोई और केमिकल बना लो जिसका काम वैसा हो, उसका नाम है 2,4-D और Na। अच्छा, एक खास चीज ये होती है कि IBA जो है कैन ऑल्सो पॉसिबल टू सिंथेसाइज, इसीलिए IBA किस में आता है, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज सिंथेटिक ऑल्सो। ये कैसा है, सिंथेटिक भी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑक्सिन एक ऐसा कंपाउंड है जो ग्रोथ प्रमोट करता है। ये दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल ऑक्सिन मतलब क्या हुआ कि वो प्लांट में प्रेजेंट है। अगर मैं प्लांट से ज्यादा मात्रा में ऑक्सिन नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं लैब में कोई ऐसा केमिकल बनाऊंगा ताकि वो मैं काम करवा सकूं जो मैं चाह रहा था। तो वो कराने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे आर्टिफिशियल मतलब ऑक्सिन बनाना पड़ेगा। पर मैंने देखा कि यार जरूरी नहीं है कि मैं इंडोल रिंग का ही कंपाउंड बनाऊं, कुछ और बनाऊंगा वो भी काम कर जा रहा। तो मैंने बनाया 2,4-D और Na। मैंने देखा कि मैं IBA लैब में बना सकता हूं, है ना। तो IBA नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, ये देखना, ध्यान रखना। आ जाओ, प्रिकर्सर क्या हो गया, प्रिकर्सर हो गया किससे बनेगा, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, मान लो प्लांट में ऑक्सिन बनता कहां पर है, ये देखो, ये प्लांट है। तो मेरे पास प्लांट में ये कहां बनता है बेटा, शूट टिप पे, और मेरे पास जो रूट होगी रूट टिप पे। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी टिप होंगी, शूट की टिप, ब्रांच है, ब्रांच की टिप पर। तो अगर मैं बोलूं साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, तो ऑक्सिन कहां सिंथेसाइज होगा, ऑक्सिन सिंथेसिस अकर एट शूट टिप, रूट टिप और ब्रांच की टिप। इनकी टिप पर बनता है। टिप पर मतलब उसके मेन जो टॉप एक्सिस है वहां बनता है। ये हो गया इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको, ऑक्सिन का बायोएसे। अब यहां पर आपको एक दिमाग लगाना है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होते हैं, बायोएसे का मतलब नहीं समझते। सुन लो ध्यान से, आपको मैंने एक ये प्लांट बना दिया, देखो ये प्लांट बना दिया, ये प्लांट है, ध्यान से देखो समझना। इस पर मैंने मान लो ऑक्सिन दिया यहां पर, और देखा इसमें ग्रोथ प्रमोट हो गई, या इसकी लीफ का साइज बढ़ गया, या लीफ टूट गई, साइज कम हो गया। बायोएसे का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब लिविंग, एसे का मतलब टेस्ट। किसी भी लिविंग टेस्ट पर, किसी भी लिविंग टिश्यू पर अगर आप कोई केमिकल जैसे कि ऑक्सिन डालकर ये टेस्ट कर रहे हो कि क्या रोल आ रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर टिश्यू पर, रूट पर, स्टेम पर, लीफ पर क्या रोल आ रहा है, समझ में आ रहा है, और कितनी कंसंट्रेशन पे रोल आ रहा है। 5 ग्राम पे 5 ग्राम पर मतलब लीटर में कितना आ रहा है, या मैं बोलूंगा 5 मोलर कंसंट्रेशन पे कितना आ रहा है, 0.1 मोलर पे क्या रोल आ रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बायोएसे एग्जैक्टली होते क्या है। बायोएसे क्या होते हैं बेटा, इट इज टेस्ट, बायोएसे इज टेस्ट डन ऑन लिविंग टिश्यू। किस पे करेंगे, लिविंग टिश्यू पे। टू फाइंड, क्या पता करना चाहते हो, दो बात, ए व्हाट इज रोल ऑफ दैट हार्मोन, रोल ऑफ दैट हार्मोन ऑन पर्टिकुलर टिश्यू, उस पर्टिकुलर टिश्यू पर उस हार्मोन का क्या रोल है, क्या रोल है उस टिश्यू पर,
ये जानना चाह रहा हूं मैं, आपको समझ आ रही है? उस टिश्यू पर क्या रोल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। दूसरा मैं क्या जानना चाह रहा हूं, कंसंट्रेशन एट विच दिस रोल अकर, किस कंसंट्रेशन पर ये रोल हो रहा है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर दो बातें जानना चाह रहा हूं। पहला कि व्हाट इज रोल ऑफ दैट हार्मोन ऑन पर्टिकुलर टिश्यू। दूसरा, कंसंट्रेशन एट विच दिस रोल अकर, है ना, किस कंसंट्रेशन पर कौन सा रोल होता है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं। आपको समझ आ रही है? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस हार्मोन का रोल क्या है और किस कंसंट्रेशन पर वो रोल होता है, मैं ये दोनों चीजें जानना चाह रहा हूं। यहां तक समझ में आ रही है? मैं दोनों चीजें जानना चाह रहा हूं। क्या ये क्लियर है कि रोल क्या है और किस कंसंट्रेशन पर वो रोल होता है, मैं ये दोनों बातें जानना चाह रहा हूं। क्लियर हो गई? बताओ जल्दी से। मैं क्या जानना चाह रहा हूं, रोल और कितनी कंसंट्रेशन पे रोल हुआ। मान लो स्टेम पर ऑक्सिन क्या काम करेगा, क्या रूट पर सेम काम कर रहा है? हो सकता है स्टेम की ग्रोथ कराता हो, रूट की ग्रोथ रोक दे, या मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन लूंगा तो ग्रोथ कर रहा है, 2 मोलर पे इनहिबिट कर सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हॉर्मोन्स का काम अलग अलग टिश्यू पे अलग अलग होता है और कंसंट्रेशन वाइज भी वो वेरी कर सकता है। ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोएस्से। तो क्या हुआ था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बायोएस्से बनाए थे और क्या प्लांट यूज करे, उसी के इस नाम से टेस्ट के नाम रख दिए गए। मतलब जैसे मैं बताऊं, ऑक्सिन के 2 टेस्ट हैं आपके पास। प्रीवियस ईयर में से एक टेस्ट बार बार पूछा गया है और वो टेस्ट किसने बनाया था, वेंट ने। और वो किस प्लांट पे किया था, याद करो, वेंट का एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे था, अवीना पे। तो जो वेंट ने टेस्ट डेवलप किया था उसका नाम है, देखो मैं अगर एग्जांपल देता हूं, आपने 2 नाम याद करें, इनके जब भी आएंगे नाम आते हैं सिर्फ। एग्जांपल ऑफ बायोएस्से बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो बायोएस्से है, पहला है अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। दूसरा क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट और क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट 2 अलग अलग टेस्ट हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं पर मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें टेस्ट जो होते हैं बेटा, टेस्ट जो भी हम पढ़ते हैं वो टेस्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये वो टेस्ट होते हैं जो हम बात करते हैं, ध्यान देखो, हम जो टेस्ट की बात कर रहे हैं वो टेस्ट किसी साइंटिस्ट ने बनाए हैं, पर प्लांट के नाम पर हम उस टेस्ट का नाम याद करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। आपको पता है कर्वेचर का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। बेंडिंग। तो आपको एक बात पता है, ध्यान से सुनेंगे, आपको एक बात पता है कि ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्रमोट करता है बेंडिंग। ऑक्सिन प्रमोट बेंडिंग ऑफ अवीना टिप, अवीना कोलियोप्टाइल की टिप की, उसकी कोलियोप्टाइल की टिप की बेंडिंग प्रमोट करता है। तो ये आपके पास देखो ध्यान से, ये कटी हुई टिप है, इस पे इन्होंने क्या लगा रखा है, ये ऑक्सिन लगा रखा है ऐसे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मान लो मैं ऐसे ग्राफ जैसी कुछ दिखा दूं चीज, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सिन की होगी उतनी ज्यादा इसकी बेंडिंग होगी। मतलब मेरा मतलब ये है कि ये मेरे पास अगार प्लेट है, देख रहे हो ये कटी हुई टिप है, ये मेरे पास अगार की प्लेट है जिसमें से ऑक्सिन डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें ऑक्सिन है और ये कटी हुई टिप है। डीकैपिटेटेड का मतलब होता है कटी हुई टिप। ठीक है, यहां पर मान लो मैंने क्या लिख दिया, देख रहे हो यहां पर कितनी डिग्री ऑफ बेंडिंग हो रही है,
अगर आप ध्यान से देखो कितनी, तो हम ये लिख सकते हैं, मान लो मैं लिख सकता हूं या कंसंट्रेशन लिख दूं या डिग्री लिख दूं, डिग्री ऑफ बेंडिंग इस एक्सेस पर, तो मैं ये लिखूंगा, ध्यान दो, मैं लिखूंगा कि डिग्री ऑफ बेंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अगार प्लेट। वो अगार प्लेट में कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। कितना बेंड करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ बेंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अगार प्लेट। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगार प्लेट पर क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी से, क्लियर है? तो डिग्री ऑफ बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अगार प्लेट। ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने कर ली बात, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे ही एक और टेस्ट था, तो इसका मतलब ये अवीना क्या है? प्लांट है। इसकी कोलियोप्टाइल बेंड करी, कितनी बेंड करी ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर। क्या हमें कंसंट्रेशन याद करनी? नहीं, हमें क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि ये बायोएसे का नाम क्या है, ये क्या कर रहा है? अवीना की बेंडिंग कर रहा है। किसने दिया? वेंट ने दिया, वेंट ने ही बनाया होगा इसे। दूसरा टेस्ट का नाम है बेटा, सेकंड है हमारे पास, क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं क्रेस क्या है? एक प्लांट होता है। क्रेस क्या है? एक प्लांट का सीड है, ठीक है। उस क्रेस के सीड में, ध्यान से सुनेंगे, ये क्रेस का सीड है, इसमें से ये रेडिकल आया हुआ है। इन्होंने देखा, ध्यान सुनो बेटा, इन्होंने क्या देखा कि मान लो मेरे पास ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट को दो पार्ट में कर दिया। यहां पर कॉटन में ऑक्सीजन लिया हुआ है, कॉटन रखी हुई है, उसमें ऑक्सीजन है। यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि मान लो मैंने क्रेस रूट लिए, क्रेस रूट के रेडिकल निकले हुए थे इतने इतने, उनको यहां रखा। कुछ दिन के बाद देखा तो इसकी तो अच्छी ग्रोथ हो गई रेडिकल की, इसमें ग्रोथ हुई नहीं। आप समझो ध्यान से, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से। ये रेडिकल है बेटा, दिस इज रेडिकल। तो यहां क्या हुआ? रेडिकल है। तो रेडिकल की जो ग्रोथ थी, जो रूट है रेडिकल होता है, उसको इनहिबिट किया ऑक्सीजन ने, इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। ये डिपेंड करता है बेटा कि ऑक्सीजन क्या काम करता है हर एक टिश्यू पे। यहां ग्रोथ को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। क्लियर है? और यहां क्या किया? यहां रेडिकल की ग्रोथ को प्रमोट कर दिया। रेडिकल की ग्रोथ को क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। क्लियर है? तो यहां पर रेडिकल की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, यहां रेडिकल की ग्रोथ को क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। आप समझ लो ध्यान से। क्लियर? ये चीज तो आपके सामने क्या होना चाहिए? आपके सामने क्या होना चाहिए? ये चीज आपको आनी चाहिए समझ कि क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट क्या है। क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट क्या है ना? मेरे पास ये रेडिकल है जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां रेडिकल ने ग्रोथ प्रमोट कर दी और यहां रेडिकल ने क्या कर दी? ग्रोथ इनहिबिट कर दी। क्या ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपको? मतलब मेरे पास दो टेस्ट हो गए। पहला टेस्ट क्या है? बायोएसे क्या है? ऑक्सीजन का। पहला टेस्ट ये है कि कोलियोप्टाइल जो है ऑक्सीजन का, सॉरी अवीना का, वो बेंड हो रहा है। दूसरा क्या है? रेडिकल की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। आएंगे कैसे ऑप्शन में? ये सिर्फ नाम लिखे होंगे बायोएसे के। जब भी क्वेश्चन आएगा बायोएसे का नाम लिखा होगा, आपको पहचानना होगा ऑक्सीजन का कौन सा है, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। और ऑक्सीजन अभी मैं क्योंकि जिबरलिन के भी कराऊंगा ना, सबके टेस्ट होंगे। आपको 4 हार्मोन के टेस्ट बताने हैं, तो उसका एब्सिसिक एसिड का है नहीं, तो 4 के मैं जो टेस्ट बताऊंगा, अच्छा जो टेस्ट है वो रोल भी है, ऐसा नहीं कि वो रोल नहीं है, वो हार्मोन के रोल भी होते हैं, क्योंकि रोल है किस कंसेप्ट, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और अब हम ऑक्सीजन के रोल डिस्कस कर सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन के क्या डिस्कस करेंगे? रोल। क्लियर है? ऑक्सीजन के हम क्या डिस्कस करने वाले? रोल डिस्कस करने वाले। बहुत ध्यान से देखो, मैंने ये ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 7 रोल दिए हुए, मैं 7 रोल समझाऊंगा और मैं एक एक रोल इस पर लिखूंगा। तो आपने क्या करना है? इसी को याद करना है, उन 7 रोल को, और मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सबसे पहला रोल मैंने लिख दिया, फर्स्ट
ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। अब मुझे इस रोल को एक्सप्लेन करना है और आपकी एनसीईआरटी में इसके लिए एक डायग्राम भी दे रखा है। देखो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो ये डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट की टिप होती है, ये प्लांट की टिप होती है, इसमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो जो प्लांट की टिप है इसमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हाई है। अगर ये हाई कंसंट्रेशन रहती है तो यहां से ब्रांचेस नहीं बनती। अगर मैं इस टिप को हटा देता हूं तो आप देख रहे हो ये ब्रांचेस बन गई। समझ आ रहा है, ये ब्रांचेस बन गई। ये डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने। तो जो एक्सप्लेनेशंस हैं मैं बता रहा हूं आपको, वो कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला रोल जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। क्या प्रमोट कर रहा है? एपिकल डोमिनेंस। ये समझो जरा क्या है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो आपके पास ये प्लांट है, दिस इज प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है, ध्यान देंगे। इस प्लांट पर ये मान लो रूट है, ये मेरे पास लीफ है, दिस इज लीफ, ठीक है। अब यहां पर टिप पर क्या है? ऐसे मेरे पास बड है, ये दिस इज बड, दिस इज एपिकल बड, ये मेरे पास एपिकल बड है यहां पर। तो होता क्या है, यहां पर मेरे पास ये एक्सिलरी बड होती है यहां पर। तो जब तक मैं टिप नहीं तोड़ूंगा ब्रांच नहीं बनेगी। तो आप समझो ध्यान से कि हमारे पास क्या होता है, एपिकल बड में ऑक्सिन का लेवल हाई है तो वो क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है टिप की ग्रोथ, प्रमोट करता है कि टिप की ग्रोथ हो, टिप की ग्रोथ हो, ठीक है। अगर इफ वी रिमूव, अगर मैं एपिकल बड हटा दूं, अगर मैं क्या करूं बेटा, एपिकल बड हटा दूं तो क्या होगा? देखो डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको क्या होगा। जैसे ही आप टिप हटा दोगे, आपने टिप काट दी, वैसे ही यहां से ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे यहां से ब्रांचेस बननी ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी। इनके ऊपर भी टिप होगी बेटा, ऐसे ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने क्या करी, ये टिप काट दी यहां से। तो इसका मतलब ऑक्सिन टिप को ग्रो कराता है, ऐसे इसको ऊपर ग्रो कराता है, ब्रांचेस को रोकता है। तो प्रमोट टिप ग्रोथ और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। तो अगर आप क्या करते हो, टिप रिमूव करते हो, है ना, टिप रिमूव करते हो तो ब्रांच बनती है। ये समझ में आ रहा है? अब इसको एप्लीकेशन क्या, देखो रोल अलग चीज है, एप्लीकेशन अलग चीज है। रोल का मतलब होता है कि वो प्लांट में क्या कर रहा है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि फार्मर या आप उसको कहां अप्लाई कर सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि आपने देखा है पार्क वगैरह में वो बड़ी सी कैंची लेके, सीजर लेके वो टिप काटते रहते हैं ताकि ब्रांचेस बने। तो आप क्या कर सकते हो, पहला एप्लीकेशन है हेज मेकिंग। हेज मेकिंग क्या होता है? हेज मेकिंग होता है बेटा झाड़ बनाना। झाड़ मतलब कि नीचे ब्रांचेस प्रमोट करना, पार्क्स में ब्रांचेस प्रमोट करना। कहां कौन करता है बेटा? इन पार्क्स, है ना, वो टिप रिमूव कर देते हैं। आपने देखा ना वो लोहे के हाथी और ऊंट बने होते हैं, उसमें टिप काटते जाते हैं, अंदर ही प्लांट फैलता जाता है। दूसरा है हमारे पास टी प्लांटेशन। आपको पता होना चाहिए बेटा, जो टी प्लांटेशन होती है उसमें जो टी का प्लांट होता है, पहली बात बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, टी तोड़ के ऐसे पीछे कैसे डालेंगे। दूसरा, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बनती है उतनी ज्यादा लीफ बनती है, क्योंकि मुझे टी की लीफ की जरूरत होती है। तो टिप को काटते जाते हैं, ब्रांचेस बनती जाती है, नीचे फैलता जाता है। तो टी प्लांटेशन में, और यहां पर हम क्या करते हैं, हम टिप रिमूव करते हैं ताकि क्या बने, ब्रांचेस फॉर्म हो। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रोल। रोल कहां होगा? प्लांट में। एप्लीकेशन मतलब हम अपने लिए कहां यूज करेंगे। समझ आ गया? तो ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये फर्स्ट हो गया ऑक्सिन का। ये ऑक्सिन का हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड, ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट। ऑक्सिन प्रमोट पार्थिनोकार्पी, प्रमोट पार्थिनोकार्पी।
क्लियर है? ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट। अब जरा देखो, एक्सप्लेनेशन देखो इसकी। ऑक्सिन प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी, एक्सप्लेनेशन समझो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ये बताता हूं कि नॉर्मल फूड डेवलपमेंट कैसे होती है, नॉर्मल फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होती है, वो किस तरीके से होती है, जरा समझना। आप सबको पता है कि इस स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होती है? पहला, मेरे पास ये पॉलिनेशन हो जाती है। दूसरा, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, तो मैंने यहां पॉलिनेशन लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? पॉलन ट्यूब बना दी। फिर मेरे पास ये ओवरी है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, तो ओवरी में फर्टिलाइजेशन जब होती है तो ओवरी में ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। ओवरी में क्या होता है? ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज हो गया तो फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है। क्लियर है ये बात? समझना ध्यान से। तो हमारे पास पॉलिनेशन हो गई, पॉलन ट्यूब बन गई, ओवरी व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, तो ओवरी में ऑक्सिन का लेवल बनता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी फ्रूट में जब फ्रूट डेवलपमेंट होती है तो ओवरी में फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सिन का लेवल बढ़ता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं कि ऑक्सिन प्रमोट पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब है, आप समझो ध्यान से। प्रमोट पार्थेनोकार्पी, तो हम ये लिख रहे हैं कि नेचुरली क्या होता है? नेचुरली ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इंक्रीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उससे क्या होगा? फ्रूट डेवलपमेंट होती है। सीड तो फर्टिलाइजेशन से बनेगा, फ्रूट डेवलपमेंट अकर। लेकिन अगर क्या करो आप, इफ वी स्प्रे ऑक्सिन फ्रॉम आउटसाइड, मैं क्या करूं? ऑक्सिन आउटसाइड से स्प्रे कर दूं, तो मेरे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा? फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगी। क्या डेवलपमेंट हो जाएगी? फ्रूट डेवलपमेंट। क्लियर है ये बात? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेके कि नेचुरली ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फ्रूट डेवलपमेंट अकर। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं ऑक्सिन बाहर से डाल दूं या मैं प्लांट में कोई ऐसी जीन एक्टिव कर दूं जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना दे? ऑक्सिन बढ़ा दे, तो फ्रूट डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जैसे एक आता है सीडलेस कुकुम्बर, ऐसा खीरा जिसमें फ्लावर बनते ही फ्रूट बन जाता है, तो उसमें हमने कोई ऐसी जीन एक्टिव कर दी है जो ऑक्सिन का लेवल बढ़ा दे। तो ऑक्सिन क्या करती है बेटा? ऑक्सिन फ्रूट बनाती है, ये नेचुरल चीज है। पर हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सिन को यूज कर सकते हैं सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए। सीडलेस फ्रूट की एप्लीकेशन क्या है, आप सोचो जरा। व्हाट इज एप्लीकेशन? अगर आपसे कोई कहे कि एप्लीकेशन बताओ ऑफ सीडलेस फ्रूट, तो सीडलेस फ्रूट की अगर आप एप्लीकेशन की बात करो तो वहां पर आपके पास आएगा पार्थेनोकार्पी। वहां पे आपके पास क्या आएगा? पार्थेनोकार्पी। तो सॉरी, पार्थेनोकार्पी मेरे पास ध्यान से एप्लीकेशन आएगी जूस इंडस्ट्री में। आपको पता है कि जो जूस इंडस्ट्री है वहां पर, जूस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर हमारे पास सीडलेस फ्रूट बनता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ, ये थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड रोल, दो रोल देखे ना अभी तक हमने। थर्ड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ऑक्सिन क्या करता है बेटा? ध्यान देंगे। ऑक्सिन प्रमोट, 7 रोल है बेटा आपके सिलेबस में। प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग
मतलब मैंने आपको एक तरफ तो ये बता रहा हूं कि रूट की ग्रोथ इनहिबिट करता है, पर वो बनी हुई रूट की। लेकिन जो मेरे पास जैसे रोज है, रोज ध्यान से सुनेंगे, रोज एक डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट की स्टेम में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम समझ में आता है, जो हमने लास्ट पढ़ी थी डिवाइडिंग सेल, तो आप क्या करते हो, उसे मॉइस्चर वगैरह में रखते हो तो उसमें रूट निकल आती है, नया प्लांट बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेम कटिंग। तो ऑक्सिन क्या करता है, आप देखो जरा ध्यान से, ऑक्सिन क्या करता है, अगर मैं थर्ड की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ध्यान से देखना, मेरी बात समझना ध्यान से देखो, आपके पास ये सीड है, सीड से ये रेडिकल बना है। अगर रेडिकल से जो रूट बनती है, रेडिकल से मेरे पास जो रूट बनती है, ध्यान देंगे, रेडिकल से जो रूट बनती है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट किससे आती है, फ्रॉम रेडिकल। लेकिन ये देखो, ये आपके पास स्टेम है कोई, इस पे ये नोड है, दिस इज नोड, इस नोड से ऐसे रूट बन रही है, ऐसी रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि रूट अदर देन रेडिकल इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। क्या नाम देंगे, एडवेंटिशियस रूट का नाम देंगे। तो रूट रेडिकल के अलावा क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, डन, उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो ऑक्सिन क्या कर रहा है, स्टेम कटिंग हमारे पास है। देखो मैंने क्या किया, ये प्लांट है, मान लो एक प्लांट है रोज वगैरह का, तो उसकी मैंने स्टेम काट ली। स्टेम आपको पता है पुरानी होनी चाहिए बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार स्टेम कटिंग करते हैं, अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं, रोज काट के ले आते हैं, कहते हैं इससे नया रोज बन जाएगा, पर वो 1-2 साल पुराना होना चाहिए वो स्टेम, क्योंकि उसमें वो कैम्बियम होनी चाहिए। तो मेरे पास ये स्टेम है, मेरे पास दिस इज स्टेम, ये वो स्टेम कटिंग है। तो अगर मैं इस पे ऑक्सिन अप्लाई करता हूं तो कैम्बियम की वजह से यहां पर ये नई रूट बन जाती है, ऐसे आप देख रहे हो ऐसे, तो ये स्टेम कटिंग है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रूट कौन सी बनी हुई है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस बात को कि स्टेम जो है वो कौन सी है, डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम हैव कैम्बियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इट डेवलप एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट बनेगी, एडवेंटिशियस। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम कैलस पढ़ेंगे, कैलस में साइटोकाइनिन में बताऊंगा, कैलस में जो रूट बनती है उसे भी एडवेंटिशियस कहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सिन बना रहा। और व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट, रूट अदर देन रेडिकल, रेडिकल से प्राइमरी रूट बनते हैं जिसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाई वी आर स्टडिंग एडवेंटिशियस रूट। जो ये रूट बनी है एडवेंटिशियस बनी है। ऑक्सिन रूट की ग्रोथ इनहिबिट करता है जो ऑलरेडी बनी हुई है, पर ये नई रूट है ना बेटा, ये नई रूट बनाई है इसने, तो नई रूट बनवा सकता है। मैंने कहा ना फंक्शन अलग अलग होते हैं टिश्यूज पे, तो ये मैंने इसके लिए लिख दिया, थर्ड रोल हो गया। फोर्थ रोल जो ऑक्सिन का है, दैट फोर्थ रोल इज ऑक्सिन प्रमोट एब्सीशन ऑफ ओल्ड लीफ and fruit and prevent abscission of young leaf and fruit। एब्सिशन का मतलब क्या है पहले वो समझो, और यंग और ओल्ड का क्या मीनिंग यहां पे कहना चाह रहा है उसको देखो, ध्यान से समझना बेटा, देखो ध्यान से समझना। देखो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, आप देखो कि समझ आ जाएगा आसानी से। देखो मेरे पास क्या होता है, ये मैंने प्लांट बनाया, इसमें 2 तरह की लीफ है, ये ओल्ड लीफ है और ये यंग लीफ है, ठीक है, ये यंग है ओल्ड है, ये यंग है और ये ओल्ड लीफ है।
अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। सबसे पहले एब्सिशन का मतलब समझो। एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट, अलग होना, ओल्ड होके अलग होना। कोई चीज बूढ़ी हो जाए, और देखो बूढ़े होने को कहते हैं सेनीसेंस। एब्सिशन का मतलब होता है टूट के अलग होना। ठीक है, अब देखना जरा होता क्या है। होता क्या है कि व्हेन ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है लीफ में और फ्रूट में, फ्रूट, तो नो एब्सिशन। क्या नहीं होती? एब्सिशन नहीं होती। बेटा एक सेकंड में, माइक के सेल का आज इशू है थोड़ा सा। देखो बेटा, एब्सिशन का क्या मीनिंग है? डिटैचमेंट। व्हेन ऑक्सीजन लेवल हाई है लीफ में और फ्रूट में तो एब्सिशन नहीं होती, नो एब्सिशन। को थोड़ा बेटा माइक का इशू कई बार हो जाता है। नो एब्सिशन अगर है ना, एब्सिशन नहीं होती। क्लियर है? एब्सिशन नहीं होती। अब ये देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये यंग लीफ है। यंग लीफ में ऑक्सीजन का यहां लेवल हाई होता है। यहां क्या है? ऑक्सीजन का लेवल हाई है। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होने से यंग लीफ गिरती नहीं है। ओल्ड लीफ में ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ओल्ड लीफ जो है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ है तो इवेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एब्सिशन। मतलब एब्सिशन मतलब ये टूट के गिर जाएगी। और टूट के गिरती कैसे? हवा से गिरती है, पर यहां से वीक हो जाती है बेटा। ऐसे यहां से क्या होती है? देखो गिरने से लीफ ऐसे नहीं गिराते। लीफ गिरने से पहले क्या करते हैं? इसके सारे मिनरल्स खींच लेते हैं, जो भी खींचे जा सकते हैं, मोबाइल वाले। उससे लीफ क्या होती है? येलो से दिखती है, और यहां से उसकी अटैचमेंट को वीक कर देते हैं, फिर वो गिर जाती है। अगर लीफ हवा से गिरनी होती तो कभी यहां से गिर जाती, कभी यहां से गिरती। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या लीफ हवा से गिरती है? बिल्कुल गिरती है, पर हवा सिर्फ हेल्प करती है, एयर सिर्फ हेल्प करती है। क्योंकि अगर हवा से लीफ गिर रही होती तो तेज आंधी में सारी गिर जाती, एक भी क्यों बचती। वो लीफ गिरती है जिसमें एब्सिशन स्टार्ट हो गया। तो व्हाट इज एब्सिशन? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यहां से होगा तो यहां एक लेयर बन जाती है जिसे एब्सिशन लेयर कहते हैं। ये लेयर वो होती है कि लीफ से सारे मिनरल निकाल दिए, उसका पानी रोक दिया हमने, लीफ में अब कोई पानी नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उतनी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रही। तो ऑक्सीजन ये काम करता है। हमने क्या लिखा यहां पे? ऑक्सीजन प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ और फ्रूट को गिराता है और यंग को बचाता है, क्योंकि ओल्ड लीफ उतनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही। अब ये रोल आपको डायरेक्ट याद करना है, जिसे हम लिख रहे हैं। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। ऑक्सीजन क्या करता है? ध्यान दो, फिफ्थ लिख रहे हैं। ऑक्सीजन प्रमोट पार्थेनोकार्पी, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। आपको ये क्वेश्चन बेटा नीट 2019 में आया था, 2019 नीट में आया था। मैं लिख रहा हूं यहां पर, शायद 2019 में था कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कौन कराता है? ये भी कराता है और इथिलीन भी कराता है। तो पर्टिकुलर प्लांट में ये फ्लावरिंग कराता है। तो ये फिफ्थ रोल है जो आपको याद करना है। मैंने एरो शायद ज्यादा बना ली, 6, 7, 8 बना दी। 8 नहीं चाहिए, एक हटा देते हैं। मुझे 7 ही चाहिए बेटा, 7 चाहिए। एरो एक्स्ट्रा बन गई है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 6th रोल बोलूं तो ऑक्सीजन क्या काम करता है? एक्ट एज वीडीसाइड अगेंस्ट मोनोकोट, सॉरी अगेंस्ट डाइकोट। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो क्या था हमारे पास, क्या हुआ था बेटा? वीडीसाइड का एक कॉन्सेप्ट है, एक वॉर की बात बताते हैं हम लोग। यहां पर हम लिखते हैं वियतनाम वॉर। तो ऑक्सीजन एक्ट एज वीडीसाइड, ये 5th रोल है। वीडीसाइड वाला ये 5th रोल है बेटा। ऑक्सीजन एक्ट एज वीडीसाइड, ये 5th रोल है। इसमें हमने क्या बोला है? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन एक वीडीसाइड की तरह काम कर रहा है। वीडीसाइड क्या होता है बेटा? वीड को किल करने वाला। मेरी बात सुनो, आपके पास
ये ग्रास लॉन है, ग्रास लॉन समझ में आता है, जहां ग्रास है टोटल, ये ऐसे ग्रास लॉन है। इसमें जो वीड होगा, अनवांटेड प्लांट होगा, वो डाइकॉट होगा। ग्रास जो होती है, ग्रास मोनोकोट होती है ना। तो और ये जो वीड है यहां पर, वो डाइकॉट है एक तरीके का। तो ऑक्सिन अगर मैं इस पे स्प्रे करता हूं, अगर मैं इस प्लांट पे यहां पे ऑक्सिन स्प्रे करता हूं, तो ऑक्सिन क्या करती है, लीफ गिरा देती है डाइकॉट प्लांट के। तो ऑक्सिन प्रमोट फॉल ऑफ लीफ इन डाइकॉट। अब एक पूछेगा कि सर क्या छोटी लीफ बड़ी लीफ, हम बहुत हाई कंसेंट्रेशन में डालते हैं, यंग मैच्योर से फर्क नहीं, सबको गिरा देती है। तो उससे क्या होगा, वीट किल हो जाएगा और ये सरवाइव करेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सिन हाई कंसंट्रेशन में, मेरी बात समझना, ऑक्सिन हाई कंसंट्रेशन में एक्ट एज डिफोलिएटर। व्हाट इज डिफोलिएटर? मतलब क्या करेगा, फॉल ऑफ लीफ प्रमोट करेगा। फॉल ऑफ लीफ क्या करेगा, प्रमोट करेगा। कौन करेगा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन में लीफ की फॉल प्रमोट करेगा। लीफ की फॉल प्रमोट करेगा ऑक्सिन हाई कंसंट्रेशन पे, उसे हम कहते हैं डिफोलिएटर। उसे हम क्या बोलते हैं, डिफोलिएटर बोलते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, डिफोलिएटर बोलते हैं, है ना, हाई कंसंट्रेशन में। दूसरी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम कमर्शियली 2,4-D सबसे ज्यादा बनाते हैं। दूसरा क्या था, एक वॉर हुई थी वियतनाम में क्या था, जो ऑक्सिन था वो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में रखा हुआ था, उसे नाम दिया गया था एजेंट ऑरेंज। देखो क्या हुआ था, वियतनाम में दो कंट्री से लड़ाई कर रही थी। एक कंट्री के जो सैनिक थे, ट्रूप्स थे, वो पेड़ों के नीचे छुपे हुए थे। तो एक कंट्री ने क्या किया, ऑक्सिन को स्प्रे किया। ऑक्सिन क्या करता है, लीफ गिरा देता है, और वो ऑक्सिन ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में स्टोर था, तो इसलिए उसका नाम रखा गया एजेंट ऑरेंज। क्या रखा गया, एजेंट ऑरेंज। तो वियतनाम वॉर में जो एजेंट ऑरेंज यूज किया गया वो ऑक्सिन था, और कौन से वाला था, 2,4-D। तो 2,4-D जो है ना बेटा, वो मेनली यूज होता है। तो 2,4-D जो होगा, एक्ट एज डिफोलिएटर। ये क्वेश्चन आया था आपके नीट में, शायद 2021 में ही था ये, नीट 2021 या 20 में था, ये था, ठीक है। एक्ट एज डिफोलिएटर, और इसे ही मैं एजेंट ऑरेंज कहता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सिन क्या करता है, लीफ गिरवा देता है। ऑक्सिन क्या करता है, लीफ गिरवा देता है। किसकी लीफ गिरवा देता है, प्लांट की लीफ गिरवा देता है। कैसे गिरवाता है, डाइकॉट प्लांट की, अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन में डाला जाए, ठीक है, लीफ गिरा देगा, ठीक है, प्लांट मर जाएगा। तो इसको मैं कहां यूज कर सकता हूं, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन बोलूं तो इसकी एप्लीकेशन है घास का लॉन बनाना। ये जो है ना, ये चीज ग्रास लॉन मेकिंग, क्योंकि जो वीड होते हैं वो क्या होते हैं, इन ग्रास लॉन वीड क्या है, वीड इज मेनली डाइकॉट। वीड हमारे पास डाइकॉट होता है। क्या ये क्लियर है, ठीक है। तो ये बेटा वो सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये हमारे पास 6th हो गया, और ये हमारे पास अब 7th है, जिसमें मैं लिखूंगा ऑक्सिन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन। ये लास्ट रोल है। मतलब क्या, लास्ट रोल है जो एनसीईआरटी ने 7 रोल दे रखे हैं टोटल, वो मैंने आपको बता दिए। ऑक्सिन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है एग्जैक्टली, देखो ऑक्सिन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन ये है क्या, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, 6th है, सॉरी 7th रोल, हमने 6th एक्सप्लेन नहीं किया, तो 7th एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्या है, देखो मेरे पास ये प्लांट की टिप होती है ऐसे, ये इस तरीके से प्लांट की मेरे पास टिप होती है, ठीक है। यहां पर सब डिवाइडिंग सेल होते हैं। तो यहां पर जो मेरे पास कैसे सेल्स हैं, डिवाइडिंग, यहां नीचे परमानेंट सेल है। तो परमानेंट सेल में मेरे पास क्या क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो ऑक्सिन क्या करता है, जब यहां बनता है, यहां बनने के बाद जब वो नीचे जाता है
तो इस रीजन में जाइलम बनवाता है। जो डिवाइडिंग सेल्स थे जब वो परमानेंट होंगे उनसे जाइलम बनवाता है। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि ऑक्सिन क्या कर रहा है, ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है जाइलम फॉर्मेशन। जाइलम फॉर्मेशन जब वो नीचे मूव कर रहा है, व्हेन मूव डाउनवर्ड। तो ये वो रोल है जो हमने ऑक्सिन के 7 रोल पढ़ने। और अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई एक्स्ट्रा रोल पढ़नी है मुझे ऑक्सिन के, अगर आपसे मैं कहूं एक्स्ट्रा रोल है क्या, एक्स्ट्रा रोल में बेटा मैं 1-2 रोल लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। पहला आपको पता है फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, ये पता है कि नहीं? फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म पता है, ग्रेविटी की तरफ बेंड करना, ये तो उसने डार्विन ने बता दिया था। एक सेल इलोंगेशन, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आपने क्या करना है, ऑक्सिन का सारा पढ़ना है और मेरे लिए आपने ये टेबल जरूर कंप्लीट करनी है जो होमवर्क है ये वाली। ये आप हर एक हार्मोन की बनाओगे और आपको यही टेबल चाहिए एक्चुअल में। यहां पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, प्रिकर्सर। मैं रोल को थोड़ा इधर कर देता हूं, रोल को इधर कर देता हूं और एक सेक्शन और बना देता हूं आपके लिए प्रिकर्सर का। प्रिकर्सर का मतलब होता है किससे बना है, प्रीकर्सर। ये आपने हर एक हार्मोन की बनानी है। जैसे यहां पर मैंने ऑक्सिन लिख दिया, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए ये, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस, डिस्कवरी, किससे बना और रोल, 7 रोल। ऐसा 2 पेज में बनेगा सारे हार्मोन्स का मिला के, वो आपने कंप्लीट करना है ना। ये होमवर्क है, एक बार ऑक्सिन का बनाओ इसे और 2 बार बनाओ बेटा। रोल कौन से पढ़ने हैं, 7 रोल जो एनसीईआरटी में रखे हैं, एक्स्ट्रा नहीं करने, उसी से आएगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिबरलिन पढ़ेंगे और मैं पहले ऑक्सिन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे वो सेल इलोंगेशन करता है उस पर, या हम उसके साथ कर सकते हैं साइटोकाइनिन के साथ, दोनों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज पढ़ाई करिए और ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।